एनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन और एकदम एक रेंज में कारोबार। जी हाँ, ऑप्शन राइटर्स की जो रेंज थी उसको मार्केट ने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया। आज एक ड्रीम डे है एक्चुअली ऑप्शन राइटर के लिए, क्योंकि मार्केट निफ्टी पर देखिए, अगर एक्सपायरी वाले दिन अगर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट का मूव दिखाए दोपहर को 2 बजे तक, तो इसका मतलब ऑप्शन राइटर्स अपना 99% प्रॉफिट शायद तब तक समेट चुका हो। श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून। और एक इंटरेस्टिंग दिन की शुरुआत करेंगे। और मैंने सुना वीरू दिल्ली में बारिश भी जमकर हो रही है आज, तो थोड़ा सा गजब बारिश है। हम सोच रहे थे कि बारिश चली गई, खुशी के वातावरण में बिल्कुल सूखा सूखा दशहरा मनाएंगे, लेकिन ये हमारी गलत फहमी थी। पूरा दिल्ली एनसीआर आज शराब बोल कर ऐसा ही है। बिल्कुल, वैसे दिल्ली की जो तेज़ बारिश होती है उसको हम मुंबई वाले बाथरूम शावर मानते हैं, लेकिन खैर कोई नहीं, शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सितंबर की मंथली एक्सपायरी के दिन एक रेंज में बाजार। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 24,650 के करीब 200 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी कर रहा है आउट परफॉर्म। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव कायम। कल आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। आरबीआई के ब्याज दरों में कोई बदलाव की उम्मीद कम। हालांकि आरबीआई जीडीपी ग्रोथ और महंगाई के अनुमान में कर सकता है फेरबदल। सुबह 9:40 से सीएनबीसी आवाज़ पर आप देखिए पॉलिसी की पूरी कवरेज। आरबीआई की पॉलिसी से पहले सरकारी बैंकों में दूसरे दिन जोरदार तेजी। 2% ज़्यादा चला इंडेक्स। 3% उछाल के साथ एफएनओ के टॉप गेनर्स में शामिल कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। वहीं कैपिटल मार्केट और एफएमसीजी शेयरों में आज हल्का दबाव। मेटल शेयरों की बड़ी चमक। करीब 7% उछाल के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स 4% ज़्यादा की उछाल के साथ वादा का टॉप गेनर बना नाल्को। साथ ही वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 2% की मजबूती कायम। ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर भागा कोफोर्ज शेयर करीब 3% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 46% अपसाइड के दिए टारगेट। और शिपमेंट चार्जेस में बढ़ोतरी से ब्लू डार्ट करीब 6% दौड़ा। कंपनी ने 1 जनवरी से 9 से 12% बढ़ाई है दरें। खबर से दूसरे लॉजिस्टिक शेयरों में भी सेंटीमेंट हाई। डिलीवरी में करीब 3% का उछाल। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं शो में और बात करते हैं मार्केट की। देखिए क्या हुआ आज मार्केट में। गैप अप हुआ, वो फेल हुआ एज एक्सपेक्टेड। कल लो ब्रेक हुआ और फिर वहाँ से थोड़ा सपोर्ट आया। तो एक टिपिकल एक्सपायरी डे। और आज जो सुबह हमारा बाय जोन और सेल जोन था, दोनों को रिस्पेक्ट करा निफ्टी ने। पर टिपिकल एक्सपायरी डे 24,700 से 750 का सेल जोन था, 24,550 से 24,600 का बाय जोन था। दोनों में आया निफ्टी और दोनों में रिवर्स ट्रेड प्ले आउट हुई। एक टिपिकल ऑप्शन राइटर का जोन। बैंक निफ्टी ने आज आउट परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी में रेंज वाली ट्रेड नहीं प्ले आउट हुई। बैंक निफ्टी एक अभी भी एकदम डे हाई के काफ़ी करीब है। तो ये एक अच्छी चीज़ है बैंक निफ्टी में, एटलीस्ट एक सबसे बड़े इंडेक्स में आउट परफॉर्मेंस है। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ थोड़ी सी नर्वसनेस है। कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। और ख़ास तौर से अगर आप देखें इन दिनों सेकेंड हाफ में एडवांस डिक्लाइन और मिड कैप दोनों ख़राब हो जाते हैं। आप एडवांस डिक्लाइन का चार्ट देखिए, ये भी देखिए शुरुआत कितनी अच्छी हुई थी और अब ये देखिए गैप किस तरीके से बढ़ रहा है। और मिड कैप का आपने इंटरडे देख ही लिया, तो ये मार्केट के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। आखिरी का 1.5 घंटा इस सीरीज़ का देखते हैं, इस मंथ का भी आखिरी 1.5 घंटा, इस क्वार्टर का भी आखिरी 1.5 घंटा देखते हैं कैसा रहेगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि इस क्वार्टर का 1.5 घंटा आखिरी आज 1.5 घंटा कैसा रहता है मार्केट के लिहाज से। लेकिन मार्केट आप देखें फ्लैट और ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से बिकवाली हावी हुई वो थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि ब्रेथ काफ़ी ख़राब लगेगा आपको मार्केट का। बस बैंक्स का सहारा, बैंक्स चले हैं और पीएसयू बैंक्स आप देखें तो यहाँ पर 1.5% की करीब बढ़ोतरी पिछले कुछ सत्रों से हमें देखने को मिल रही है। यही सहारा देते हुए नजर आए बाजार को। लेकिन अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी होगी? जिस तरीके से निफ्टी आज थोड़ा फ्लैट है, ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से बिकवाली है, वहीं सिर्फ बैंक्स की तरफ से थोड़ा सपोर्ट। ऐसे मूड माहौल में कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को? कौन से आपको लेवल्स अब इम्पॉर्टेंट लगते हैं निफ्टी बैंक के लिए और निफ्टी के लिए? देखिए पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स के लिए कहा जाता है कि जो व्हाट दे शो इज़ क्रूशल बट व्हाट दे हाइड इज़, मतलब व्हाट दे शो इज़ इम्पॉर्टेंट बट व्हाट दे हाइड इज़ क्रूशल। तो निफ्टी ने स्टैटिस्टिकली आज एक और लोअर लो और लोअर हाई बनाया। आज का लो कल के लो के नीचे और आज का हाई तो ऑब्वियसली कल के हाई के नीचे। तो 8 दिन हो गए श्रेया, अनलेस आखिरी के 1.5 घंटे में चीज़ें बदल जाएं,
8 दिन हो गए जब हम लोअर हाई और लोअर लो बना रहे हैं। क्यों इसके सिग्निफिकेंस हैं? क्योंकि पिछली स्विंग 9 दिनों की थी। 9 दिन तक निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया था, आपको याद होगा, वो पूरी की पूरी स्विंग प्ले हुई थी। उसके बाद अब 8 दिन हो गए लोअर 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 हाई बनाते हुए, तो क्या एक लॉ ऑफ एवरेजेस प्ले होगा? होपफुली। और एक और चीज़ रही है, अगर आप पिछले 2 दिनों का लो देखें ना, वो कोई डिसाइसिव लो नहीं है, वो ऑलमोस्ट सेम रहा है। जो आप देखें, अगर पिछले 2-3 दिन का लो अगर 24,629, 24,606, आज 24,594, उससे पहले क्या हो रहा था? 25,027, 24,878, उससे पहले 25,286, तो वो कैंडल्स जो लो थे वो काफ़ी दूर दूर थे। अब पिछले जो 2-3 दिन के लोज हैं वो मोर और लेस 24,600 के आसपास रहे, गिव और टेक 5-6 पॉइंट्स, 24,600, 24,600, 24,600, ये मोर और लेस एक सॉर्ट ऑफ लो रहा है। तो एक आपको एक होप दे रहा है कि ये लो शायद एक क्रूशल हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस है। मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है। मैं एक नॉर्मली जो भी बात होती है मेरी, उसमें किसी से भी अगर आइडियाज़ वगैरह की बात हो तो कोई इस समय बात करना ही नहीं चाह रहा। सबको इस समय लग रहा है कि यार पैसा ही नहीं बन रहा है मार्केट में। वो थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है। खैर, लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी पर एज ऑलवेज जो हमने सुबह भी बात की थी, 24,550 से 24,600 ये खरीदने का जोन है, सपोर्ट का जोन है, और 24,700 से 24,750 ये बेचने का जोन था, यही रेजिस्टेंस जोन है आपके लिए। आई थिंक बैंक निफ्टी क्रूशल है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 1-2 बड़े स्टॉक्स चल रहे हैं। उस वजह से अगर आप 54,750 और उसके बाद 54,850 निकाल लें तो मुझे लग रहा है बड़ी तेज़ी हो सकती है बैंक निफ्टी में। अदरवाइज यहाँ भी रेंज ही रहेगी, और सपोर्ट आपका 54,450 से 54,550 पर आएगा। आप वीरो के पास चलते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव्स रहे? बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। देखिए, सेगमेंट तो अनुज वही है जहाँ कन्विक्शन है, मेटल्स और आपका एक बैंक्स। हालांकि मैं बैंक भी थोड़ा सा हायर लेवल से ट्रिम हुआ है, बट स्टिल स्टैट्स क्योंकि मेरे फेवर में है तो मैं इस पर टिप्पणी करूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 257.80 पर, और ये एक मल्टी मंथ और मल्टी ईयर इनफैक्ट आप कह सकते हैं, जून 2024 से चली आ रही पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चल काटता हुआ। डेट इज, सब सारे स्टॉक्स के रोल ओवर रखिएगा जरूर। तो मैं रोल ओवर्स की कसौटी पे 3 स्टॉक्स पिक किए हैं, तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन आ रहा है। अक्टूबर फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग एडिशन है, बट यस, एक बात याद रखिएगा, बिटवीन 255-261, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रेकआउट जोन है तो वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी। 7.5% का ओआई बिल्डअप हुआ अक्टूबर फ्यूचर्स में, तो पहला प्लेसमेंट 91% रोल ओवर। अनुज, आप देख सकते हैं कि कॉस्ट पॉजिटिव है और अच्छे लॉन्ग रोल ओवर्स बैंकिंग में, पीएसयू बैंक में विजिबल हैं। उसके बाद एक बार जरा प्लीज़ रखिएगा स्क्रीन पे जिंदल स्टील, यहाँ रखिएगा स्क्रीन पे, यस, 1.9% अप, करीब 1064 पे, एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम, और 81% रोल ओवर यहाँ पर भी। ये इस दौर की हाईएस्ट क्लस्टर पे है अक्टूबर 2024 के बाद, और अब जा रहा है सितंबर 2024 के स्विंग हाई को, यानी उस वक्त की मेटल्स की जो रैली थी उस स्विंग को हाई को टेस्ट करने के लिए 81% रोल ओवर। लुक एट ओआई एडिशन इन अक्टूबर, फ्रेश एडिशन काफ़ी हो रहा है अनुज। 18 लाख शेयर बिल्डअप हुए हैं अक्टूबर में, जबकि सितंबर में भी आज लगभग 8.25 लाख शेयर का एडिशन है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है। और तीसरा है हीरो मोटोकॉर्प, 2.25% ऊपर, बट एक क्लासिकल बुलिश फ्लैग, बड़ा मूव दिया था इसने मेरे ख्याल से पूरे अगस्त की सीरीज़ में, सितंबर की सीरीज़ में सेकंड हाफ में फ्लैट रहा, लेकिन 20 डेमा पे आके रेस्ट लिया। अक्टूबर में करीब 2.25 लाख शेयर का एडिशन, 0.5% ओआई बिल्डअप हुआ है, बट 54.43 पे स्ट्रॉन्ग प्लेस। तो एक हो गया मेटल्स में जिंदल स्टील, बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, और ऑटो स्पेस से मैंने एक हीरो मोटोकॉर्प पिक किया। अनुज, अभी मैं आज प्रश्न ये पूछूंगा, सिंस इंडेक्स में बहुत पैसा बन नहीं रहा है, कुछ इंडिविजुअल थीम्स जो अच्छी लग रही हैं उस वक्त इस प्राइस पे? आई थिंक वीरू, ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट तो पीएसयू बैंक्स ही है, बट आई थिंक पीएसयू बैंक्स में अभी भी इन लेवल्स पे भी चेज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर एक आपको फ़ायदा ये है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो आप फंसेंगे नहीं। दूसरा, आई थिंक एक मेटल्स में मार्केट कुछ अब सेंस कर रहा है कि ये जो डॉलर का मूव है, ये ग्लोबल डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, ये अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, और जिस तरीके के उसके बाद चाइना का फैक्टर है, आई थिंक मेटल्स की अर्निंग्स ना स्ट्रीट को लग रहा है कि एक बहुत बड़ी अपटिक की तरफ है। और फ्रैंकली बोलो ना, मेटल्स बहुत लोगों को लगता है कि यार बहुत ऑलरेडी चल गए हैं। जब मेटल्स चलते हैं ना तो वो सीधा 1 साल में 1.5 साल में 2 गुना होने वाले स्टॉक्स होते हैं, तो वो 1 महीने में 8% के मूव से
कोई बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि विचलित हो जाए कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि इनमें ऐसे ही मूव्स आते हैं। ये मतलब ये ट्रेडिंग प्ले होते हैं, कोर पोर्टफोलियो प्ले होते भी नहीं। तो मेरे ख्याल से PSU बैंक्स, मेटल्स और आई थिंक एक टू व्हीलर्स में वापस एक मोमेंटम बन रहा है सेलेक्टिवली। अगर आप देखें, एक हमने बड़ा मूव देखा था GST कट के बाद टू व्हीलर स्टॉक्स में, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, करीब आई थिंक 10-15 दिन की प्रॉफिट बुकिंग थी। आज एक सेंस बन रही है वापस एक दो स्टॉक्स में, जैसे हीरो मोटोकॉर्प में वापस कुछ मार्केट सेंस कर रहा है, आयशर मोटर्स में भी देखिए। तो ये एक दो तीन पॉकेट्स हैं जो मुझे लग रहा है थोड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ब्रॉडर मार्केट्स को लेकर। आपने कहा बाद में डिटेल में और चर्चा करेंगे। मिड कैप्स देखिए आप, स्मॉल कैप देखिए, आधा फीसदी से ज़्यादा गिरकर डेज लो पर है। ब्रॉडर मार्केट में भयंकर बिकवाली, जबकि निफ्टी फ्लैट है, बैंक निफ्टी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। ये ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से बिकवाली आज के सत्र में हुई है, क्या ये चिंताजनक है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए श्रेया, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, ब्रॉडर मार्केट में जो हम सुबह भी बात कर रहे थे, अभी ये जो मूव्स आ रहे हैं ना, ये HNI डोमिनेटेड है। आई थिंक काफ़ी हद तक और ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा फीडबैक मिला भी है कि काफ़ी लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज़ को थोड़ा सा अनवाइंड किया है, और काफ़ी लोग अब इस समय पैसा जो है वो वाया LRS स्कीम वो बाकी देशों में लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए फैक्ट ये है कि बाकी देशों में पैसा बन रहा है, हमारी मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, ये फैक्ट है। और पैसा जो होता है, पैसा बियॉन्ड अ पॉइंट एक पर्टिकुलर स्पेस में कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद अगर रिटर्न नहीं बनेगा तो फिर वो कहीं और जाएगा ना, चेस करेगा कहीं और पैसा बन रहा है तो वाई नॉट। तो ये शायद एक रीज़न है कि आप मिड कैप स्मॉल कैप में इस तरीके के मूव्स देख रहे हैं। ओके, तो क्या स्थिति आगे सुधरेगी यहाँ पर? क्या लग रहा है आपको, जब मतलब यहाँ से अप्रोच क्या होगी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी फिलहाल? देखिए अप्रोच ऐसा है, जिस दिन मार्केट में कोई ट्रिगर आ जाएगा, रैली आ जाएगी, तो ये सब रिवर्स होगा। लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इसके लिए आई थिंक कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता है इसको। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं शो में, और सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। मार्केट फ्लैट है, गिरने वाले स्टॉक्स का शुरुआत करते हैं। कहाँ पे आज डेंट ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आया, कौन से स्टॉक्स में बिकवाली हावी होती है आज के सत्र में दिखी है? इंटरग्लोब एविएशन निफ्टी में ये शुमार, और लगभग 0.25% के करीब गोता लगा गया। ITC टूटा है, और पूरा FMCG पैक देखिए दिक्कत का सबब बना हुआ है। 1.5% की करीब यहाँ गिरावट। टाइटन जो कल चल रहा था, आज देखिए मुनाफा वसूली का शिकार, गोल्ड ऑल टाइम हाई पर 1% टूटा। डॉक्टर रेड्डीज में बिकवाली हावी होती हुई नजर आई, 1% के करीब। फार्मा स्पेस भी आधा फीसदी गिर कर रहा है कारोबार। KPIT टेक देख लीजिए, लगभग 7% के करीब गिरावट। पतंजलि फूड्स टूट गया 3.5% ज़्यादा। डिक्सन टेक में बिकवाली हावी होती हुई नजर आई, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे टैरिफ लग सकता है। BSE कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, पूरे थीम ही आज देखिए गिरावट का शिकार हुआ है। 2.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन इस मूड माहौल में भी आपको दिखेंगे चलते हुए मेटल स्टॉक्स। JSW स्टील, हिंडाल्को में अच्छी खासी रैली, 2% के करीब JSW स्टील, हिंडाल्को 1.5% चढ़ा। अल्ट्राटेक सीमेंट में देखिए 1.5% के करीब खरीदारी, और डिफेंस स्पेस में आप BEL को देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 1% के करीब उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगेन आपको डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा PSU बैंक्स, और साथ ही मेटल स्पेस। नैल्को हिंजिंग 3-4% के करीब नैल्को हिंजिंग 3% अप है। बैंक ऑफ इंडिया आप देखें लगभग 3%, और PNB भी 3% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। हमारे साथ है फंडामेंटल राय देने के लिए मार्केट्स में इंडिया के मयूरेश जोशी जी, टेक्निकल कॉल संगे हम प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, कविता जैन, रचना वैद्य, अमित सेठ और सच्चिदानंद उत्तेकर जी से। 2:15 पर आशीष चतुर्वेदी आपको बताएंगे PSU बैंकों में तूफानी तेजी क्यों है। 2:20 पर RBI पॉलिसी कैसे रह सकती है बताएंगे विपिन भट्ट। 2:30 बजे यतीम होता सितंबर ऑटो बिक्री का अनुमान लेकर आएंगे। 2:45 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे हिंदुस्तान जिंक क्यों चमक रहा है। फिर 2:50 पर आशीष चतुर्वेदी ही बताएंगे आपको मूवीज पर ट्रम्प टैरिफ का असर कितना पड़ेगा। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल, AMC के MD एंड CEO प्रतीक अग्रवाल जी। 3:05 पे डीलिंग रूम चेक, 3:10 पे कल के लिए अनुजी से स्ट्रैटेजी, 3:15 पे BTST STBT कॉल्स। बिल्कुल, चलिए अब हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून और शो में स्वागत है आप सभी का। कविता जी से शुरुआत करते हैं। कविता जी बताइए आज की ट्रेड क्या रहेगी आपकी? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मार्केट में आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जो है वहां पर काफी वीकनेस है, एंड फ्रॉम देयर मुझे लगता है कैम्स अभी 3724 के लेवल पर है,
डाउन साइड अगर देखें तो इसका सपोर्ट लेवल बनता है 3660 3640 के पास। सो यहाँ से आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3760 के एसएल के साथ फॉर द प्राइस मूव ऑफ 3660 3640 आप कैंप्स पर एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। ओके 3640 यानी अप्रॉक्सीमेटली आप 60-80 रुपए का और डाउन स्विंग एक्सपेक्ट कर रही हैं कैंप्स में। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। आई थिंक मुझे पसंद है इस वक्त हीरो मोटर्स, इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आती है। ट्रेड कर रहा है 5440, मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 5415 का, करीब 25 रुपए का है। अगर दौड़े तो 5500 तक जा सकता है हीरो मोटर्स। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे खरीदारी कराई तो अभी तक एक शॉर्ट और एक बाइक की कॉल आई है हमारे पैनल की तरफ से। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप किस साइड है, सेल या बाय? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए एक सेल रिकमेंडेशन है, सीडीएसएल में बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर आप पैटर्न को समझें तो यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो सीडीएसएल का अक्टूबर मंथ का फ्यूचर बेचा जा सकता है। 1461 पे ट्रेड कर रहा है। 1476 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है और 1430 1430 के टारगेट आपको अक्टूबर फ्यूचर में सेट करने हैं सीडीएसएल के। चाहे तो अक्टूबर मंथ का 1460 का 1460 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 37 रुपीज के नीचे लगाना है और टारगेट 60 रुपए के सेट करने हैं। ओके सीडीएसएल ये हो गई मानस जी के पिक। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में जिसको हम शॉर्ट करेंगे, जो कि फिलहाल 1980 पे है, हम इसमें एसएल लगाएंगे 2000 पे और हमारा एक टारगेट हो सकता है 1965 और दूसरा हो सकता है 1950। ओके शॉर्ट हीरो मोटोकॉर्प एक बाय कॉल रही है, अन्यथा काफ़ी शॉर्ट्स ने डोमिनेट किया है। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी ट्रेड्स तो दोनों साइड में है, लॉन्ग और शॉर्ट साइड में, बट मैं लॉन्ग के साथ जाना चाहूंगा, जिंदल स्टील के साथ। इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील दोनों ही एक अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं, बट इनमें से अगर कोई चूज करना तो जिंदल स्टील के साथ जाऊंगा। यहाँ पे हम एक अच्छा एक स्ट्रेंथ भरा कैंडल देख रहे हैं स्टॉक में, कंटिन्यूसली लोअर हायर हाई हायर लोज का स्ट्रक्चर है। और जिस हिसाब से आज वॉल्यूम्स हैं, ऑलरेडी प्रीवियस डे के वॉल्यूम्स स्टॉक में क्रॉस कर चुका है, तो इसे बाय करें। 1055 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1085 रुपीज के। जिंदल स्टील पसंद आ रहा है अमित जी को यहाँ पे खरीदारी की राय। टेक्निकल कॉल्स ले लिए हमने, एक एक करके आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ ताकि आप जॉट डाउन कर लीजिए। कविता जी से शुरुआत की हमने, उन्होंने कैंप्स पर बिकवाली की राय दी है। 3640 का नीचे का टारगेट दिख रही है वो, 3760 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गाबर सर कह रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी की जा सकती है। 5500 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 5415 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। और मानस जी अगेन कैपिटल मार्केट की थीम से उन्होंने सीडीएसएल चुना, यहाँ पे बिकवाली की राय, और काफ़ी ये पूरा स्पेस अगर आप देखिए कमज़ोर नज़र आ रहा है फिलहाल। नीचे का टारगेट 1430 और 1476 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। रचना जी अगेन सेल साइड की ट्रेड इनकी तरफ से भी आई। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर बिकवाली की राय, 1950 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। नीचे के 2000 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अमित जी ने अभी जिंदल स्टील चुना, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से आई है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि चार्ट अच्छा लग रहा है, 1085 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 1055 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अब चलते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए कौन सा स्टॉक आपने चुना है इन्वेस्टमेंट पर्पस से? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक डोमेस्टिक थीम्स ही मार्केट में आई थिंक सिलेक्टिवली अच्छा करेंगे। विद इन डिफेंस हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये काफी ठीक ठाक लग रहा है रेटिंग रैंकिंग्स के हिसाब से, जैसे हम देखते हैं मार्केट्स विद इंडिया में। 2-3 की रीजन। एक आई थिंक इनकी जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है पहले ही लगभग 75,000 करोड़ के आसपास, और जो नई कवच यानी जो डिफेंस सिस्टम के ऑर्डर इनको मिलने वाली है, आई थिंक दीज ऑर्डर्स आर विद रिलेटिवली बेटर मार्जिन, और इसलिए आई थिंक जो एबिटा मार्जिन का एक परफॉर्मेंस रह सकता है ये 28% और 29% के बीच में रहने की पूरी शक्यता है। दूसरा आई थिंक पिछले तिमाही में ग्रॉस मार्जिन में हमको एक डेफिनेट एक्सपेंशन देखने मिला था, एंड आई थिंक दैट ट्रेंड
ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन रह सकता है बीएल का, ये रिलेटिवली बेटर रहने की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं अगले कुछ तिमाही और वर्षों के लिए, और रिफ्लेक्ट होगा वो डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ में, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बॉटम लाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ की ऑर्डर्स दैट दे प्रोबेबली आर हैविंग, और जो क्रिटिकल ऑर्डर्स हैं, आई थिंक जो टाइमलाइंस के हिसाब से इनको मीट करने हैं, आई थिंक ये एक एनेबलिंग फैक्टर रहेगा एग्जीक्यूशन के लिए, एंड विद बेटर मार्जिन्स एक्सपेक्टेड शायद ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रिटर्न रेशियोज पे भी, स्पेसिफिकली आरओईज और आरओसीज जो हायर 20s में रह सकते हैं, आरओईज 22-24% के आसपास, आरओसीज ऑन अ सिमिलर लाइन एज वेल। तो हमें लगता है आई थिंक वैल्यूएशन और अर्निंग्स का तड़का शायद बीएल को एक सपोर्टिव मैकेनिज्म दे सकता है। ओके चलिए, तो बीईएल ये हो गई मयूरेश जी की पिक। मीनवाइल एक बार मिड कैप इंडेक्स वापस दिखाइए जरा, और अब हम आधा % नीचे डे लो पर, कंफर्टेबली डे लो पर इस समय, और इंटरडे में हम करीब 400 पॉइंट गिरे हैं मिड कैप इंडेक्स में, और एडवांस डिक्लाइन देखिए वापस आप एक बार ऑलमोस्ट 1:1.5 मतलब 2:3 के करीब बढ़ते हुए हम। और एक तो स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर डिक्लाइन आ रही है, थोड़ी ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स हैं बेसिकली, जैसे कि वोडाफोन आइडिया है 2% नीचे है। इसके अलावा आप देखिए सुजलॉन में थोड़ी सी गिरावट आ रही है। इसके अलावा और क्या गिरा, अर्बन कंपनी 0.2% नीचे, संवर्धन, मदरसन, आरबीएल बैंक में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, ये ध्यान रखिएगा बैन में है स्टॉक, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय वॉलेटिलिटी है। लेकिन सेक्टर ऑफ द डे और इनफैक्ट पिछले कुछ समय का सरकारी बैंकों के प्राइस एक्शन पर एक बार नज़र डालते हैं। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। देखिए मार्केट्स में अगर आप देखें तो ज़्यादातर फोकस रहता है ट्रेडर्स का, अगर आप देखें तो आईटी है, फार्मा खबरों में चल रहा है, लेकिन ऑफ रेडार एक सेक्टर ऐसा है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, जहां पर अगर आप देखें तो ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, बढ़िया गेंस बने, मीनिंगफुल गेंस यहां पर देखने को मिले। और पिछले एक महीने का प्राइस एक्शन देखें तो काबिले तारीफ नजर आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 11% के जो गेंस हैं आपको पिछले एक महीने में देखने को मिले। वहीं अगर आप तुलना करके देखें प्राइवेट बैंक्स के साथ तो बिल्कुल ना के बराबर का मूव है, 2% के आसपास की तेजी है। अब निफ्टी भी देखें तो पिछले एक महीने में 1% चला है, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक्स जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर है। और इसका अगर आप ज्यादातर अच्छी तरीके से कंपैरेटिव करके देखें तो आप देखिए प्राइवेट बैंक्स एक महीने में तो मैंने बता दिया, अब 3 महीने में जहां पर 6% की गिरावट आपको प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिली है, पीएसयू बैंक 4% चल गए। इसी साल की बात करें तो 6% प्राइवेट बैंक चले हैं, पीएसयू बैंक्स डबल से ज़्यादा तेजी, 13% का बड़ा मूव देखने को मिला है। अब एक्चुअली सरकारी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका सेटअप काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, हम भी लगातार इनका डिस्कशन करते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कैनरा बैंक को देखें तो बहुत बार चर्चा हुई है, तकरीबन 19% की तेजी सिर्फ एक महीने के रिटर्न्स में आपको बता रहा हूं जब मार्केट इतना चौपी चल रहा है। इंडियन बैंक 14% के गेंस है, पीएनबी 12% चल गया, बैंक ऑफ इंडिया 11% की तेजी, और बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर भी देखें तो 11% का बड़ा इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला है। लेकिन सिर्फ एक महीने की बात नहीं, अगर आप 6 महीने के पिक्चर देखें ना तो बहुत बढ़िया नजर आएगी, क्योंकि कंफर्ट के हिसाब से पैसा बना है यहाँ पर। अब कैनरा बैंक में देखें तो 6 महीने में 46% की तेजी है। बहुत कम सिलेक्टेड ऐसे बड़े स्टॉक्स हैं जहां पर पिछले 6 महीने में इतने बड़े अच्छे पैसे रिटर्न्स बने। इंडियन बैंक ऑलमोस्ट 40% के गेंस यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि पिछले कुछ महीनों से देखें तो जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो एक खबर आई थी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से कि जो एफपीआई लिमिट है 20% से अब हो सकता है कि बढ़ जाए, तो फ्लोज बढ़ेंगे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स कंसोलिडेशन 2.0 जब से इसकी बात हुई है तब से भी अगर आप देखें तो लगातार एक्शन में पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स नजर आ रहा है। ओके, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। और इस खबर के बाद आप देखें जो कारण बताएं आशीष ने, पूरे पीएसयू बैंक में हमें अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। मयूरेश जी, कंपैरिजन किया हमने प्राइवेट बैंक वर्सेस पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स पिछले कई बार हम सवाल उठा चुके थे कि क्यों नहीं चल रहे, जो बैकफुट पर थे अब लीडर बनते हुए नजर आ रहे, लेकिन प्राइवेट बैंक्स यहाँ दिक्कत है। कब नंबर आएगा प्राइवेट बैंक्स का? कुछ रहती थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आई थिंक द पेन एरिया प्राइवेट बैंक्स के लिए और लार्ज लीडरशिप बैंक्स के लिए है डिपॉजिट ग्रोथ। वो भले एडवांसेस ग्रोथ को कॉम्पेंसेट कर पाए इन टर्म्स ऑफ द रिस्क वेटेड रेशियोज,
और जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्ट्रोक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आई थिंक काफी मौके मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ। बट कोर इशू यही रिमेन करता है कि डिपॉजिट ग्रोथ कैसे रहेगी। ऑब्वियसली आई थिंक जो आईसीआईसीआई बैंक ने किया था इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग प्रीमियमाइजेशन व्हेन इट कम्स टू स्टिकियर अकाउंट्स, जो उन्होंने मिनिमम बेस रेट बढ़ाया था 50,000 रुपया तक का, कहीं ना कहीं आई थिंक जो मूव्स करने पड़ेंगे प्राइवेट बैंक्स फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक पीएसयू बैंक्स का जो एक लेगेसी अकाउंट्स होते हैं, इनके जो लेगेसी अकाउंट होल्डर्स हैं, डिपॉजिट ग्रोथ रिलेटिवली बेटर रहनी चाहिए कंपेयर टू द प्राइवेट बैंक। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर आप एसेट क्वालिटी प्रेशर्स देखेंगे तो मोर और लेस आई थिंक सिमिलर लाइंस पे आई थिंक अच्छे खासी एसेट क्वालिटी प्रेशर्स कम हो चुके हैं बैलेंस शीट्स के ऊपर, प्रोविजनिंग अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो आई थिंक लॉट ऑफ पीएसयू बैंक्स, वो लार्ज नेम्स हो या मिड कैप नेम्स हो, प्रोविजन कवरेज 85-90% के आसपास है और अच्छे खासी रिकवरीज की तरफ भी मैनेजमेंट हिंट कर रही है, विच प्रोबेबली मींस इफ दे आर एबल टू रिकवर वेल, ये सारी की सारी आई थिंक अमाउंट बॉटम लाइन ग्रोथ की तरफ जा सकती है। तो आई थिंक वैल्यूएशंस प्लस एक्सपेक्टेशंस की शायद डिपॉजिट ग्रोथ पीएसयू बैंक के साथ थोड़ा बेटर रहे, स्टिकियर अकाउंट्स और लेगेसी अकाउंट्स के कारण यहाँ पे ग्रोथ डायनेमिक्स थोड़े रिलेटिवली बेटर रह सकते हैं। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक लिविंग असाइड एसबीआई, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो नाम है जहाँ पे हमें रेटिंग्स, रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ठीक ठाक लग रही है और जहाँ पे अर्निंग्स का प्रदर्शन ठीक ठाक रह सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दो बैंक्स आपके प्रिफर्ड। मीनवाइल अभी अभी पिछले लगभग 2:19 के मिनट चार्ट्स के टिक ने आपके सुबह के 10:37 के स्विंग लो को तोड़ दिया, तो आप टेक्निकली डे लो। सेम केस बैंक निफ्टी का है, और बैंक निफ्टी हालांकि अभी डे लो के टिक को तोड़ा नहीं है, बट मोर और लेस उस ट्रैजेक्टरी में घूम रहा है। बट आप आज क्वांटम ऑफ शॉर्टिंग देखिए, क्या मंदी खेली गई है। कुछ देर में मैं बात भी करूँगा उससे इस पर, लेकिन उससे पहले एक टेक्निकल सेंस देता हूँ। आप देखिए जरा पहले BSE कंप्लीट कोलैप्स 2030, डेली चार्ट्स पे कुछ बचा नहीं। नाउ वीकली पे इट्स नाउ 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। उसके बाद आइए जरा आप HDFC AMC, ये ट्रेड मैंने लिया था मानस से सुबह सुबह करीब 9:45 पर, और भाव था 5580 का शॉर्ट कॉल के लिए जब 50 डे में टूटा था। ये आ गया 5446 पे। लेके आइए MCX डे लो, CDSL डे लो, CDSL इज बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और कैम्स का एक शॉर्ट कॉल दिया ही था अभी कुछ देर पहले कविता जी ने। मानस पहले तो बताइए कि ये एक बार के लिए HDFC AMC कवर करे, या फिर लग रहा है आपको 5330 ऑन द डाउन साइड 100 डे में? देखिए पैटर्न तो नेगेटिव है, लेकिन अगर इंटरडे सेशन में आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया है तो एक बार प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। उसका रीजन ये है कि अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं 54.25 से लेकर 5400 तक। तो 25-30 या 50 रुपए के लिए आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक कर लें और एग्रेसिव होकर फिर से शॉर्ट करें। अगर 5400 का आंकड़ा ब्रेक होता है, 5400 रुपए के नीचे जाए स्टॉक, तो एग्रेसिव होकर शॉर्ट करें, क्योंकि उसके बाद आपको 5250 तक की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। चलिए अब एक काम करते हैं, कल के सबसे बड़ी क्यू मॉनेटरी पॉलिसी पर बात करते हैं। CNBC आवाज़ ने अपनी MPC बिठाई, इसमें क्या निकल कर आया विपिन से समझते हैं। विपिन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून सर। और आवाज़ MPC ने एक बात तो बहुत क्लियरली बोली कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इस साल की सबसे ज़्यादा टफ शायद मॉनेटरी पॉलिसी होगी, जहां पर RBI को बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे फोरफ्रंट्स हैं इस समय, टैरिफ से लेकर तो इंटरनल इकोनॉमिक्स तक की कहाँ किसे कैसे एडजस्ट करना है, शायद एक बड़ा चैलेंज होगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल होता है किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कि क्या इसमें कोई रेट कट आएगा, तो हाँ, हमारे 3 में से 2 इकोनॉमिस्ट, देखिए जयेश मेहता साहब थे, DK जोशी और DK पंत साहब थे। मेहता जी और जोशी जी ने कहा कि हाँ ब्याज दरें घटती हुई नजर आ सकती है। हालांकि पंत साहब इससे सहमत नहीं थे, पूरी तरह से असहमत भी नहीं थे, लेकिन उनका मानना था मे बी मे नॉट बी, लेकिन ये दोनों का कहना था कि ब्याज दरें घटती हुई नजर आएंगी। देन अगला सवाल कितनी, तो मेहता जी और जोशी जी दोनों इस पक्ष में थे कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। पंत साहब, जैसा मैंने कहा, 50-50 थे, तो उन्होंने कहा इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। अब ये क्यों हो सकता है? क्योंकि RBI के सामने एक मौका है, आगे कुछ चैलेंजेस उन्हें दिख रहे हैं, ग्रोथ का एक मोमेंटम बन गया है। यहाँ पर GST रेट कट आया, हमने और भी चीज़ें देखी जो ग्रोथ को पुश करने वाली थी, तो RBI इसमें अपना एक धक्का
दे सकता है, क्योंकि फोकस आरबीआई का इस वक्त भी ग्रोथ के ऊपर है। इन्फ्लेशन वेल अंडर कंट्रोल है और हमारे तीनों इकोनॉमिक्स का कहना था कि भले ही आपको लग रहा है कि अभी जीएसटी का इतना रेट कट आया, लोग बहुत खरीदारी कर रहे हैं, बहुत पैसा बाजार में घूमेगा, लेकिन उससे इन्फ्लेशन पर ऐसा खतरा नहीं है कि आरबीआई को चिंता हो जाए कि अभी वो इस बारे में ना सोचे। तो ग्रोथ पर फोकस रहने वाला है। हाँ, कुछ कंसर्न्स हैं आरबीआई के लिए। उसमें से एक है कि ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए क्या वो अपना जीडीपी का ही अनुमान बदल देंगे। मेहता जी ने और जोशी जी ने कहा कि नहीं, वो इंटैक्ट रहने वाला, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हालांकि पंत साहब का कहना था कि देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे। लेकिन गिरता रुपया एक कंसर्न जरूर है आरबीआई के लिए इस समय, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि उसमें फिलहाल कोई मेजर इंटरवेंशन होता हुआ नजर आए। इसलिए जयेश मेहता और डीके जोशी ने कहा कि रुपए को थामने के लिए फिलहाल कोई अलग से बड़ा कदम अनाउंसमेंट में होता हुआ दिखाई दे, ऐसी उम्मीद नहीं। लेकिन पंत साहब का मानना था कि आरबीआई की नजर है उस पर और शायद वहां पर कुछ अनाउंसमेंट पॉलिसी लेवल पर होता हुआ नजर आए। तो खैर ये सारे कयास हैं। अब कल गवर्नर साहब के उस भाषण से हमें पता चलेगा कि फाइनली उनके एमपीसी में उन्होंने क्या डिसाइड किया है। जी हाँ, और जैसे कि विपिन जी कह रहे हैं कि सबसे मुश्किल दुविधापूर्ण ये पॉलिसी और पॉलिसी मेकर्स के लिए ये निर्णय लेना इस वक्त बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अनुज, ये जैसे कहते हैं ना, ये दोधारी तलवार है। आपको एक तरफ ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ, उससे भी इकोनॉमी को बचाना है, आपको ग्रोथ को सिक्योर करना है, एट द सेम टाइम आपको इन्फ्लेशन को भी एक डिसिप्लिन और एक कंट्रोल ट्रैजेक्टरी में रखना है। कितनी महत्वपूर्ण होगी ये पॉलिसी बाजार की आगे की दिशा तय करने में? जो आगे के इवेंट्स लाइंड अप हैं, जैसे कि पॉलिसी या फिर नंबर्स, उसमें इस पॉलिसी का क्या महत्व है? देखिए वीरू, ये मेक और ब्रेक पॉलिसी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक गवर्नर साहब बहुत पहले क्लियर कर चुके थे कि हम काफ़ी हद तक रेट कट्स को फ्रंट लोड कर चुके हैं और अब सिस्टम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक रेट कट बाकी होगा। तो उस हिसाब से आई थिंक, लेकिन जो आपने बात सही कही, आई थिंक क्लियर कट फोकस मुझे लग रहा है कि टैरिफ से निपटने वाले मामलों में होगा। आई थिंक जीडीपी ग्रोथ पर वो कुछ, एक तरफ टैरिफ है, दूसरी तरफ जीएसटी कट भी है। आई थिंक ये जीएसटी कट के बाद पहली मॉनेटरी पॉलिसी है, तो आई थिंक उसके भी काफ़ी जो अनुमान लगाए जाएंगे यहाँ पर। तो इन दैट सेंस आई थिंक फोकस रहेगा काफ़ी हद तक कि गवर्नर साहब कैसे इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं और उसके बाद एक व्यू लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कल की पॉलिसी मान लें कुछ समथिंग अर्थ शैटरिंग आ जाए, 1-2 घंटे से ज़्यादा का मुझे लगता नहीं कि स्टॉक मार्केट के लिए कोई मूव होगा बियॉन्ड अ पॉइंट। बियॉन्ड अ पॉइंट शायद स्टॉक मार्केट के लिए बहुत कुछ ना, लेट्स सी किस प्रकार की वो टिप्पणी करते हैं। खैर, एक काम करते हैं, अब क्या सेंस मिल रहा है निफ्टी वहीं 24,600 की ट्रैजेक्टरी में। और अभी मैं जो बात कर रहा था कि कैपिटल मार्केट स्टॉक सिंक कर रहे हैं, और जरा एक स्टॉक लेके आइए और वो है परसिस्टेंट। कल मैं जिक्र कर रहा था क्लोजिंग में जाते जाते लगभग 3:15 के आसपास कि ये बहुत ही ख़राब ब्रेकडाउन है मिड कैप आईटी में। कविता जी जरा ये देखिएगा आप परसिस्टेंट को, इसने बेस वायलेट किया था परसों लगभग 5,000 का, उसके बाद 200-300 रुपये तो ऐसे निकल गए। और ये इसकी टेंडेंसी रही है, हमें नहीं भूलना चाहिए इसके अप्रैल के प्राइस बिहेवियर को, जब ये यही जोन तोड़ करके 5200 का स्टॉक लगभग 4,041 तक गया था। अभी लग क्या रहा है, अगर किसी के पास शॉर्ट है तो क्या करे? फ्रेश शॉर्ट का पर्सपेक्टिव परसिस्टेंट सिस्टम पे आपका क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, अगर आप देखिए तो कंटिन्यूस फॉल इस काउंटर में है, एंड एज यू राइटली सेड कि बहुत ब्रेकडाउन जो हमने देखा था 4100 के लेवल तक ये नीचे गया था। सो जिस तरीके से ये एक पैराबोलिक सेलिंग दिखती भी हमें दिख रही है, मुझे लगता है प्रीवियस डे का हाई एज एन स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अंटिल काउंटर 4900 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल डाउनसाइड मूव बनते हुए दिखते हैं काउंटर में 4500 4400 के इन अ डे और टू। ओके, चलिए अब परसिस्टेंट की बात हुई तो कोफोज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि परसिस्टेंट 1.5% नीचे, कोफोज एक्चुअली उसके मुकाबले 2-2.25% ऊपर है। श्रेया, क्यों ऊपर ये कोफोज? बिल्कुल, कोफोज में आप देख सकते हैं 2.5% की तेज़ी आज के सत्र में नजर आएगी आपको। दरअसल रिपोर्ट आई थी सीएलएसए की सुबह, जो कि मैंने आप सभी के सामने मार्केट ओपन होने से पहले पेश किया था। सीएलएसए काफ़ी बुलिश नजर आ रहे थे कोफोज को लेकर और उन्होंने ओवरवेट की कॉल दे दी है। इनफैक्ट कह रहे वो आउट परफॉर्म करेगा। टारगेट प्राइस आपके स्क्रीन पर 2,346 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 40 से 42% का अपसाइड पोटेंशियल कोफोर्ज में इन स्तरों से सीएलएसए को नजर आ रहा है। देखिए, कोफोर्ज आईटी सर्विस
कंपनी का एक बड़ी कंपनी है जो मुख्य रूप से फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रैवल सेक्टर से रेवेन्यू लेती है। अब इसी तर्ज पे सीएलएसए कह रहे हैं कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो काफ़ी मजबूत है। एग्जीक्यूशन देख लीजिए आप, डोमेन एक्सपर्टीज देख लीजिए, कंसल्टिंग माइंडसेट काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं और उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 से फाइनेंशियल ईयर 28 के बीच उन्होंने आंकड़े रखे सामने। रेवेन्यू, एबिट और ईपीएस का केगर 15%, 16% और 22% रिस्पेक्टिवली बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो ये अनुमान उन्होंने जताया है। यानी कि आसान भाषा में सार निकाल के बताऊं तो कोफोर्ज के लिए 2 से 3 साल काफ़ी अच्छे रहने वाले, ग्रोथ नज़र आ रही है, इसलिए इन स्तरों पर खरीदारी की राय और आउट परफॉर्म की कॉल। ओके, खरीदारी की राय और आउट परफॉर्म की कॉल कोफोर्ज पर। गाबा साहब, चार्ट क्या कह रहा है कोफोर्ज का? कोफोर्ज का चार्ट, वेल एक्चुअली क्लैरिटी मिसिंग है, ना बाय है ना सेल है, बहुत स्ट्रेच हुआ डाउन साइड, इसलिए शायद शॉर्ट कमिंग नजर आती है, बट मेरे ख्याल से बाय नहीं है। चलिए तो काम करते हैं, फिर अवॉइड करेंगे। ठीक है, टॉप कैश कॉल ले लेते हैं गाबा सर से, कविता जी से और अमित जी से। गाबा सर बताइए आपका टॉप कैश कॉल। एजिस लॉजिस्टिक में ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ये 5-7 दिनों से एक डाउन मूव मिला है, लगता है यहीं से एक अप मूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है करीब 758 का, स्टॉप लगाना चाहिए 740, 18 रुपए का है। मेरे ख्याल से 800 रुपए तक जा सकता है। स्पिल ओवर ट्रेड, यस, एजिस लॉजिस्टिक। एजिस लॉजिस्टिक्स स्पेस में मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज सुबह से ही, और हाइक के बाद, प्राइस हाइक के बाद अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, आपकी कॉल क्या रहेगी इस वक्त की कैश में? कैश इज क्वाइट डिफिकल्ट, काउंटर एफएनओ में भी है अवेलेबल, लेकिन मुझे लगता है बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर टेक्निकली ये काउंटर अच्छा प्लेस्ड है, 122 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। एक अच्छे सॉसर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, 122.50 पर मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, उसे सरपास करके निकला है। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है पॉसिबल 128, 130 तक के मूव यहाँ पर बनते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 120 का। बैंक ऑफ इंडिया पसंदीदा स्टॉक, पीएसयू बैंक से ही अच्छा लग रहा है कविता जी को। अमित जी, कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक आया रडार पर? जी शायद जी, मेरे रडार पे एनएलसी इंडिया है। एनएलसी इंडिया का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे प्रीवियसली हमने एक ब्रेकआउट देखा था और उसके बाद पुल बैक के बाद अगेन एक स्विंग ब्रेकआउट। आप देखेंगे कि इतने खराब बाजार में भी ये स्टॉक कंफर्टेबली पिछले 3-4 दिनों से 280 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो इसे बाय करें, ज्यादा नहीं, 278 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट्स रहेंगे 300 रुपीज के। एनएलसी इंडिया खरीदारी की राय यहाँ पर अमित जी की तरफ से आते हुए टॉप कैश कॉल्स के लिए। कुछ और स्टॉक्स देख रही थी जहाँ पर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हमने कैपिटल मार्केट स्टॉक्स का जिक्र किया, एफएमसीजी स्पेस से कुछ काउंटर्स उठाना चाहूँगी। हमने देखा था वरुण बेवरेजेस कल ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ नजर आया, आज फिर से मुनाफा वसूली का शिकार। पतंजलि काफ़ी ज़्यादा टूट गया है आज। इसके अलावा आईटीसी रखी स्क्रीन पर, आईटीसी, गोथ्रो फिलिप जैसे स्टॉक्स में भी बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। अमित जी, आपसे ही पूछना चाहूँगी, आईटीसी का चार्ट देखिए, जिस तरीके से बिकवाली हावी हो रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में, और ज़्यादातर सवाल, आप भी मेरे साथ पंचनामा में बैठे होंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आईटीसी पर आते हैं, लोग फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम में तो है। क्या किया जाए आईटीसी में? जिनके पास है एग्जिट की राय होगी या फिर शॉर्ट साइड के ट्रेड आ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं आईटीसी को इन स्तरों पर? नहीं शायद जी, एग्जिट की तो राय नहीं होगी। जैसे कि हमने पहले भी सब शोज में डिस्कस किया कि आईटीसी एक रेंज बाउंड काउंटर है, यहाँ पे कोई बेसिकली ट्रेंड ही नहीं है। चार्ट्स को अगर आप देखें तो लोअर एंड ऑफ द कंसोलिडेशन लगभग 390, 395 के आसपास आता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि 430 जहाँ पे 200 एमए वहां पे रेजिस्टेंस लेता है, तो लोअर बैंड ऑफ द कंसोलिडेशन पे आ गया है। अब इन लेवल्स में तो शॉर्ट करने की सलाह नहीं देंगे, पोजीशन है और अभी तक नहीं निकले तो एग्जिट भी ना करें, लेकिन एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखें अगर आपकी पोजीशन है तो लगभग 395 रुपीज का। ओके, चलिए ये आईटीसी की बात हो गई। अब बात करते हैं एक और स्टॉक की, हिंदुस्तान जिंक। एक बार जरा स्टॉक दिखाइएगा। पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान जिंक में अच्छी तेज़ी है। ऑब्वियसली मेटल्स की तेज़ी का तो एक फैक्टर है ही, लेकिन इसमें एक सिल्वर कनेक्शन भी है। आशीष के पास चलते हैं डिटेल्स के लिए। आशीष बताइए। सर, ये स्टॉक लगातार एक्शन में देखने को मिल रहा है और हमें याद आता है कि पिछले 2 हफ्ते पहले शायद 448 रुपये के आसपास इसे स्पॉटलाइट में भी हमने डिस्कस किया था। तब से अगर आप देखें तो लगातार मोमेंटम में स्टॉक चल रहा है। अब दरअसल अगर आप देखें तो चांदी और इसका
सीधे तौर पर पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब पिछले मतलब साल की शुरुआत से अगर आप देखें तो चांदी में तकरीबन 63% की तेज़ी देखने को मिल रही है और इसका सीधा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट ग्लोबली अगर आप देखें तो जितनी भी चांदी से जुड़ी हुई कंपनीज हैं सबकी ऑलरेडी री रेटिंग हो चुकी है। हिंदुस्तान जिंक में अभी भी कैचअप रैली आना बाकी है, क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं जिस कोरिलेशन को क्वांटिफाई कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं कि मान लीजिए कि चांदी में 1 आउंस में तकरीबन $1 का मूव यहाँ पर देखने को मिलता है, तो हिंदुस्तान जिंक के एबिटा में भी 1% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अब इसके लिए खास बात यह है कि चांदी हिंदुस्तान जिंक के लिए मेन प्रोडक्ट नहीं है, बाय प्रोडक्ट है। तो दरअसल अगर आप देखें तो जितना भी खर्च होता है वो जिंक की माइनिंग के लिए होता है, और इसके साथ अगर आप देखें तो इनके विदाउट कॉस्ट जो सिल्वर है इसकी माइनिंग हो जाती है। तो इसका एक एडेड एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिलता है। अब क्योंकि हाई वैल्यू आइटम है और इसी के चलते अगर आप देखें तो रेवेन्यू में जो सिल्वर का योगदान है ये तकरीबन 20 से 25% आता है। लेकिन अगर आप बात करें एबिटा की तो तकरीबन 35 से लेकर 40% का योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हिंदुस्तान जिंक में तो हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया रैली और बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिल रही है चांदी के साथ साथ, लेकिन इसका साथ में अगर आप देखें तो कोरिलेशन वेदांता के साथ में भी, क्योंकि वेदांता का जो एबिटा है इसमें हिंदुस्तान जिंक का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 40% के आसपास आता है और वेदांता जो हिंदुस्तान जिंक में 61.84% हिस्सेदारी रखती है। इसी के चलते अगर आप देखें तो आज के सत्र में मेटल्स के साथ हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों स्टॉक्स में एक्शन नजर आ रहा है। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों स्टॉक्स इन एक्शन। वाकई आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे एनालिसिस के लिए। सबसे स्ट्रांगली प्लेस था इसमें अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जिंक। रचना जी, हिंदुस्तान जिंक पे आपका टेक 481 वेल इन फेवर। सारे ट्रेड्स जितने भी लोग होंगे इन द मनी होंगे इस वक्त। एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज़ एक बार इसकी रोल ओवर रखिएगा स्क्रीन पे। बहुत ही अच्छी ट्रेजेक्ट्री में एक मल्टी मंथ चैनल को बाइसेट करके जा रहा है। ये जरा एक बार आप देखेंगे चेंज इन ओवाई 11% अक्टूबर में, रोल ओवर ऑलरेडी 91% हो चुके हैं, ऑलरेडी 91। मेरे ख्याल से कल जब हम रोल ओवर्स की शीट देख रहे होंगे तो मेटल्स में डोमिनेट कर रहा होगा ये विद 96 to 98%। आपकी राय रचना जी, क्या ट्रेजेक्ट्री खुल रही है इसके लिए अक्टूबर में? जी, नेक्स्ट फ्यू वीक्स की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान जिंक में हम अभी 480 पे बैठे हैं, हम यहाँ पे 520 तक के नंबर्स देख सकते हैं एंड दैट कैन हैपन इन अ मंथ और मैक्सिमम 1.5 मंथ्स तक। तो यहाँ पे फर्स्ट इसका टारगेट 520 तक का होना चाहिए और जब तक ये 450 के ऊपर बना रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू होनी चाहिए। 520 एक बार निकलने के बाद अगर रैली कंटिन्यू होती है देन द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 545। ओके, चलिए काम करते हैं। अब धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ। मानस जी, रचना जी और अमित जी हमारे साथ धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। मानस जी, आप शुरुआत करें। तो देखिए एमसीएक्स पे मेरा ध्यान है। एमसीएक्स अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पर लगातार वीकनेस बनी हुई है। स्टॉक अब अपने 22 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एमसीएक्स का 7700 का कॉल पुट ऑप्शन लिया जा सकता है अक्टूबर मंथ का, जो 249 पे ट्रेड हो रहा है। इसमें खरीदारी करिए। 200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 350 रुपए के टारगेट सेट करने हैं एमसीएक्स के 7700 के पुट ऑप्शन में। 7,700 का पुट लेना है एमसीएक्स का मानस जी की धमाकेदार ऑप्शन के लिए। रचना जी, आप क्या चुन रही हैं? जी, हम गोदरेज प्रॉपर्टीज में ही पी बाय करेंगे और वो नेचुरली हम 2000 का पी बाय कर सकते हैं जो कि 82 पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें अगर हम 72 का एसएल सस्टेन कर गए तो हम बहुत ही जल्दी इसमें 95 और 100 के नंबर्स देख सकते हैं। ओके, रचना जी का ट्रेड है गोदरेज प्रॉपर्टीज 2000 की पुट। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, अगर हम डीएलएफ का चार्ट देखें तो यहाँ पे एक सस्टेन्ड वीकनेस है चार्ट में। लास्ट वीक स्टॉक ने एक क्रूशियल सपोर्ट्स अपने ब्रेक किए थे और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि जो प्रीवियस स्विंग लो, इनफैक्ट कल का ही स्विंग लो है, वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे एक प्रेशर बना हुआ है। डीएलएफ का अक्टूबर का 700 का पुट ऑप्शन लगभग 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करें, 8 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे 30 रुपीज के टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए ये ट्रेड्स पूरी हुई इस समय की आपके धमाकेदार ऑप्शंस की ट्रेड। अब बात करते हैं कल के एक और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कल कितने क्यूज़ हैं वैसे देखा जाए तो। पॉलिसी है, कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, एक दिन प्रीपोन हो रही है, ध्यान रखिएगा क्योंकि परसों छुट्टी है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्यू है कल का वो होगा ऑटो सेल्स का आंकड़ा। क्यों? क्योंकि जीएसटी कट के बाद ये पहला ऑटो सेल्स होगा। अब इसमें देखना होगा कि जो 22 तारीख से 30 तारीख तक में कितना कॉम्पनसेशन हुआ, उससे पहले जो थोड़ा सा कट आया होगा। स्टॉक्स में काफ़ी शानदार रैली है। यतन से जानते हैं कि आंकड़े रह कैसे सकते हैं। यतन, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। और ये जो मंथली नंबर्स आते हैं वो होलसेल नंबर्स आते हैं, तो जो आप डिमांड देख रहे हैं ग्राउंड पे वो रिटेल लेवल पे देख रहे हैं। और ऑब्वियसली 15 अगस्त के बाद जो एंटिसिपेशन है उसके चलते काफ़ी सारी ऑटो कंपनी ने इन्वेंट्री बिल्डअप करके रखी हुई थी। सितंबर के महीने की पर्टिकुलरली बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन 4 व्हीलर्स में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में जीएसटी कट का आता हुआ नज़र पड़ रहा है। उसके बाद ट्रैक्टर सेगमेंट, और अभी भी जो ट्रेंड्स हैं 2 व्हीलर्स के लिए मिक्स्ड हैं। खराब नहीं है नंबर्स, लेकिन हाँ वर्सेस ट्रैक्टर और 4 व्हीलर आपको 2 व्हीलर की ग्रोथ 6 से 7% ही दिखाई पड़ेगी होलसेल नंबर्स पे। सबसे पहले ऑटो एस्टिमेट्स की बात करते हैं तो कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स पे नज़र कर लेते हैं, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स। अशोक लेलैंड की बात करें तो 18,500 यूनिट्स के आसपास की यहाँ बिक्री आपको दिखाई पड़ेगी। लगभग 7% का ग्रोथ रहेगा इस साल दर साल बेसिस पे, अच्छे बेस पे। और अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो 12-13% की ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए, लगभग 80,000 यूनिट्स कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स मिलके। अगर हम मारुति की बात करें तो यहाँ क्योंकि बेस बड़ा है, ऑलरेडी स्मॉल कार्स का इन्वेंट्री लेवल 2 से 3 महीने हो गया था कोई डीलरशिप में, तो यहाँ अगर हम देखें तो 1,90,000 के आसपास आपको सेल्स आती हुई नजर पड़ेगी। ऑप्टिमिस्टिक जो एस्टिमेट है ब्रोकरेजेस का वो 2 लाख यूनिट तक का भी है, लेकिन हाँ 1,90,000 के आसपास एवरेज एक्सपेक्टेशन है 3% की ग्रोथ का। M&M ऑटो सेगमेंट की बात करें तो यहाँ 5% की ग्रोथ आप देखेंगे, क्योंकि वेटिंग तो पिछले साल थी और बम्पर लॉन्चेस थे तो बेस बड़ा है। और अगर हम ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ 12.5% के आसपास की ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। लगभग 50,000 ट्रैक्टर्स इस टाइम बिकने के अनुमान है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। हंडई की बात करें तो यहाँ शिपमेंट्स काफ़ी अच्छी इंप्रूव हुई हैं। डिक्लाइन के सामने आपको पिछले मंथ जो हुआ है इस टाइम ग्रोथ दिखेगी लगभग 8% की। और अब 2 व्हीलर्स का रुख करते हैं, जहाँ बजाज ऑटो लीड करेगा सेक्टर को 5 लाख यूनिट्स के साथ। यहाँ बिक्री आपको होती हुई नजर पड़ेगी, 6.5% का ग्रोथ यहाँ, ये एक्सपोर्ट के साथ का फिगर है। आयशर मोटर्स की बात करें तो सबसे अव्वल दर्जे का यहाँ बेनिफिट आपको दिखाई पड़ रहा है जीएसटी कट का। 55% की ग्रोथ आपको इनके 350 सीसी के पोर्टफोलियो में दिखाई पड़ेगी। लगभग रॉयल एनफील्ड सेल्स 1,35,000 यूनिट्स के आसपास होने का अनुमान है। हीरो मोटोकॉर्प 6.5 लाख यूनिट्स और टीवीएस मोटर्स 5.5 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान है। और यहाँ भी अगर हम ग्रोथ देखें तो अच्छी खासी होनी चाहिए, खास करके टीवीएस मोटर्स जिनका स्कूटर पोर्टफोलियो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है सितंबर के महीने का। ओके, शुक्रिया यतिन। तो ये कुछ इस समय आपके लिए ऑटो सेल्स एस्टिमेट्स। मीनवाइल मार्केट में थोड़ी सी सेंस ऑफ रिकवरी है, पता नहीं टिकेगी या नहीं, लेकिन ग्रीन में आया निफ्टी वापस एक बार इंटरडे लो तोड़ने के बाद 24,640 पर, हालांकि है अभी भी एकदम फ्लैट ही। मयूरेश, आपकी पिक क्या होगी ऑटो स्पेस में एक बड़ी रैली के बाद? So Anuj, I think within the core automakers, I think Hyundai India or TVS Motors, 4 और 2 wheelers में respectively we continue holding in our portfolios. हमें लगता है I think जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज सराउंड कर रही है स्पेसिफिकली 4 व्हीलर्स और Hyundai और मारुति जैसे कंपनियों के लिए जो नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ से पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं, जहाँ पे इनका प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छा है, एंट्री लेवल से एसयूवी लेवल तक सारी गाड़ियां हैं दोनों के लिए। और इसीलिए हमें लगता है आई थिंक ये दोनों स्टॉक्स हम कंटिन्यू करते हैं होल्ड करने के लिए। मारुति भी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन ऑब्वियसली है, बट अच्छा खासा चल चुका है, तो कहीं ना कहीं गिरावट की मैं राह देखूंगा। तो कोर मेकर्स या कोर ऑटो एंसिलरीज में हमें लगता है, ऑटो प्लेयर्स में हमें लगता है आई थिंक मारुति एक साइजेबल बेट हो सकती है, पर थोड़ी गिरावट की राह देख लीजिए। ओके, मारुति आपको एक प्रिफर्ड बेट लग रही है। बहुत सारे लॉजिकल ट्रेड्स अब है नहीं इस वक्त, अभी इन कुछ देर में चलेंगे। अभी एक श्रृंखला और बाकी है ऑटोज़ की, मतलब स्टॉक्स की। लेकिन क्योंकि ऑटो की बात छिड़ी ही थी, जरा एक बार टाटा मोटर्स को देखिएगा। मेरे पास मेरी स्क्रीन पे एक ये काउंटर जो कि अब एक स्विंग जनरेट करता हुआ क्या कर रहा है, 681, जस्ट आई थिंक डेट कैट बाउंस। क्यों? क्योंकि अभी भी ये सारे एवरेजेस के नीचे है। एक स्टॉक और जो कि मतलब अपटिक्स आ रहे हैं, एक बार जरा प्लीज़ देख आइएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये करीब 12,235 पे। चाटी के लिए ये भी रिवर्सल है, इसको भी छोड़ते हैं। लेके आइए फार्मा स्पेस में एक बस इंजन। मैं जरा सिर्फ वो स्टॉक्स रख रहा हूँ जो कि पिछले 20-25 मिनटों में बड़ा रिवर्सल ले रहे हैं, बड़े ओ एडिशन है। निफ्टी फार्मा ने सिंजन रखिएगा। एक अपटिक यहाँ पे आया, उसके बाद लिखा ये प्लीज़ एक बार आप सेल 2% के स्विंग के साथ, ये भी डे हाई की डिरेक्टरी में आता हुआ। अच्छा कविता जी, सेल थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया, बाकी देखिए सभी में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन ये 138, 148 के क्लस्टर को 140 के क्लस्टर को पार नहीं कर पा रहा है। आपका चॉइस मेटल्स में क्या है इस वक्त? सिर्फ अगर मैं हिंदुस्तान जिंक और वेदांता को छोड़ दूँ जिस पर भी डिस्कशन हो चुका है, अदर देन दैट?
सेल कंपैरेटिवली अगर देखें तो यहाँ मुझे लग रहा है फर्दर स्कोप बनते हुए दिख सकता है, सिंस हिंजिंग ऑलरेडी काफी मूव देकर गया है। ऑल्दो यहाँ रेजिस्टेंस दिखता है अपसाइड में 138 140 पे, पर रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग मुझे लगता है यहाँ पोजिशनिंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 131.50 और 132 के कैसल के साथ आप इसे चेस कर सकते हैं फॉर प्राइस मूव ऑफ 138 140। ओके, सेल अच्छा लग रहा है कविता जी को, खरीदारी की राय इनकी तरफ से, और 2% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं सचिन जी पैनल में। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए इस वक्त का ट्रेड क्या होगा आपका? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस में जिस तरीके से पोजीशनिंग हो रही है, काफी दिनों के बाद वापस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की मुझे लग रहा है क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो रही है। वीकली चार्ट देखें, मंथली चार्ट देखें तो कहीं पर भी रिलीफ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस कंसिडर किए जा सकते हैं। जिस तरीके से डेटा फिलहाल प्लेस्ड है, लगभग अराउंड 1370-72 तक मुझे लग रहा है शॉर्ट करने का एक मौका बन सकता है अक्टूबर फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1384 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर लगभग अराउंड 1330 तक का एक ड्रॉप या डिक्लाइन नजर आए। तो यहाँ पर दो ट्रेडिंग टारगेट होंगे, 1356 का और 1330 का। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस अक्टूबर सीरीज में ऐड करने की सलाह होगी रिलायंस के फ्यूचर्स में। ओके, रिलायंस के फ्यूचर्स में यहाँ पे शॉर्ट की राय इनकी तरफ से, क्योंकि रिलायंस का जिक्र हुआ है तो एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। एक बार रखिए स्क्रीन पर, अल्ट्राटेक सीमेंट डेज हाई पर कर रहा है कारोबार 0.25% की तेजी के साथ, जहां सारे सीमेंट स्पेसेस में आप देखें स्टॉक्स में इनफैक्ट गिरावट देखने को मिल रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर अच्छा मूव। रचना जी, अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए, क्या चेज करना चाहिए 12,235 के लेवल पर? देखिए, सीमेंट काउंटर्स में है थोड़ा ट्रैक्शन, नॉट जस्ट अल्ट्राटेक, इवन अंबुजा इज मेकिंग हाइज ऑफ द डे। तो यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में ओवरऑल थोड़ी है पॉजिटिविटी। एज फार एज अल्ट्राटेक लेवल्स आर कंसर्न, तो यहाँ पे 12,250 के आसपास एक छोटा सा हर्डल है। तो इंट्राडे के हिसाब से जो लोग भी प्ले कर रहे हैं, उन्होंने जिन्होंने लोअर लेवल से इंट्राडे में सुबह पोजीशन बनाई थी, दे कैन प्रोबेबली बुक आउट एट अराउंड 250, यहाँ से 15-20 रुपए ऊपर। एंड अगर आपका भी पोजिशनल है वेरिन आप 4-5 दिन होल्ड कर सकते हैं, तो आप 12,520 तक के नंबर को एज ए टारगेट बना के चल सकते हैं। ओके, चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे रचना जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, गाबा सर के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड, और मिड कैप फंडा के लिए महेश जोशी जी के पास। मानस जी, आप शुरुआत करिए। तो देखिए, हिंद जिंक के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे 480 वाले कॉल ऑप्शन में। अक्टूबर मंथ के हिंद जिंक में आपको खरीदारी करनी है। 21 रुपए का ट्रेड हो रहा है। 15 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 30 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। जी, हिंदुस्तान जिंक की कॉल 480 की। ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान जिंक घर घर की पसंद बन गया जनाब, सबकी कॉल हिंदुस्तान जिंक 480 की स्ट्राइक 21 पे आपको लेनी है। रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं? जी, मैं एक अटेम्प्ट करवाना चाहूंगी एमसीएक्स के फ्यूचर्स में, जिसमें 2-1 दिन से स्ट्रांगली गिरावट आई थी और आज अब मॉर्निंग लो को प्रोटेक्ट करने की ये कोशिश कर रहा है। अगर ये 7800 को होल्ड कर जाएगा तो यहाँ से 50 to 80 रुपीस का अपस्विंग बन सकता है। अभी 7840 पे है, हम टारगेट लगा सकते हैं 7900 तक के। ओके, एमसीएक्स ये हो गई रचना जी की पिक एफएनओ सुपरस्टार के लिए। गाबा से बताइए चार्ट का चमत्कार, कहाँ देख रहे हैं आप चमत्कार? मुझे बॉटम से अप्रोच लग रहा है। स्टॉक का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। अब ट्रेड करें 12,244 पर। मेरे ख्याल से बहुत टाइट स्टॉप लगाना चाहिए 12,200 का, ज्यादा नहीं, सिर्फ 44 रुपीज का। और ये स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है कल तक के लिए। टारगेट रहेगा 12,400 to 12,500। बॉटम से अप्रोच, क्लियरली नथिंग एल्स। ओके, चलिए बॉटम अप्रोच अल्ट्राटेक सीमेंट। अभी मैंने बात भी की थी स्टॉक की। मयूरेश जी, आपका मिड कैप फंडा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा। अनुज जी, हमें लगता है आई थिंक जो रेटिंग रैंकिंग हम देख रहे हैं, और जैसे हम पीएसयू बैंक के पहले शो में स्टार्ट में बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं आई थिंक जो नंबर्स रह सकते हैं रिलेटिवली बेहतर रह सकते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक जब हम एक्सपेक्ट करते हैं एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ शायद Q3 ऑनवर्ड्स आए, जहां पे जो निम का कॉम्प्रेशन हमने देखा था वो लार्जली आई थिंक खत्म हो जाएगा। जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख सकते हैं एडवांसेस ग्रोथ में, रिस्क वेटेड एसेट्स स्पेसिफिकली आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोविजनिंग
डिपॉजिट ग्रोथ को लेके। और कहीं ना कहीं आई थिंक जब हम रिकवरीज और राइट ऑफ्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ राइट ऑफ्स हैज बीन डन एज फार एज द बैलेंस शीट इज कंसर्न। कैपिटल एडिक्वेसी ठीक ठाक है जो बैलेंस शीट को सपोर्ट कर सकती है अगले कुछ तिमाहियों तक, एंड वैल्यूएशन बहुत सपोर्टिव है। तो रेटिंग रैंकिंग इंस्टीट्यूशन होल्डिंग जो हम देखते ही हैं मार्केट्स विद इंडिया में, उसके अलावा आई थिंक काफी कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स और अर्निंग सपोर्ट शायद बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ है। तो ये स्टॉक को जरूर आपकी नजर में। ओके, आपका कन्विक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा बात कर रहे थे हम डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। इस बीच हमने 4 ट्रेड्स पिक किए। शुरुआत की थी हमने माना जिससे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की, पहला ट्रेड उन्होंने पिक किया और कॉल रही उनके हिंदुस्तान जिंक की 480 की स्ट्राइक बाय। एफएनओ सुपरस्टार रचना जी ने पिक किया MCX और एक रिवर्सल ट्रेड है मेरे ख्याल से 6900 के लक्ष्य के लिए, 6900 के लक्ष्य के लिए। और 4 के चमत्कार प्रकाश सर ने पिक किया और कॉल रही इनकी अल्ट्राटेक सीमेंट और करीब 12,400 के लक्ष्य के लिए। और मयूरेश जोशी जी अभी तक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बैठे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे, वो अच्छा करता हुआ और डे हाई पर विथ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स। स्क्रीन पे और कोई चीज़ जो कि थोड़ा सा इम्प्रेस कर रही है एक बार लेके आइएगा, सोना BLW, नॉट अ स्ट्रॉन्ग वन बट बहुत मजबूत शेयर नहीं है, लेकिन छोटा सा हल्का सा रिवर्सल है, बाकी कुछ नहीं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड है। और लेके आइए फिर उसके बाद आप एक बार चोला फाइनेंस 2% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। चोला की सुबह भी बात कर रहा था मैं, चोला की और HDFC लाइफ की, SBI लाइफ की, NBFCs में और इंश्योरेंस स्पेस में। चोला पे सचिन आपका व्यू क्या है? 16-18 स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, बाजार के इस टर्बुलेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं, और इनफैक्ट इस बुरे फेज में ज़्यादा स्मार्टली और ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव किया है इसने। आपका टेक अभी 618 पे कंसिडर करने लायक है लॉन्ग ट्रेड के लिए? गुड आफ्टरनून वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी क्लासिक रिलेटिव स्ट्रेंथ आउट परफॉर्मर है। एंड जिस तरीके से इसने अपना बेस शिफ्ट करने का प्रयास किया है, मुझे लग रहा है 1540 का बेस कहीं जाकर 1580 के आसपास एस्टैब्लिश हो रहा है। रुकावट की कहीं पे ऐसे कोई हर्डल्स नजर नहीं आ रहे। एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 1680 तक की एक अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी भी बन सकती है। 1600 के आसपास थोड़ी सी कॉल राइटर्स एडमेंट थे पिछले हफ्ते में, बट जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है, मुझे लग रहा है अगर ये लेवल डिफेंड हो जाता है ऑन क्लोजिंग बेसिस तो एक काफी शानदार शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। तो आई थिंक 1685 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग्स रिटेन करने में कोई हर्ज नहीं है। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आप 1592 पे ही लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की नई स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी में है। उन्होंने कहा है कि यूएस के बाहर बनी फिल्मों पर वो 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी कैसे लगेगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन स्टॉक्स में प्रेशर है जो कंपनियां मूवीज़ प्रोड्यूस करती हैं। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए 100% टैरिफ लगाने की तैयारी में, और दरअसल अगर आप देखें तो इसी साल मई से संकेत दे दिए कि ऐसा एक करने वाले हैं। अब इंडियन मूवीज़ के लिए अगर आप देखें तो यूएस बहुत बड़ा मार्केट है। इनफैक्ट पिछले साल अगर आप देखें तो यूएस में इंडियन मूवीज़ ने तकरीबन 1400 से लेकर 1500 करोड़ की कमाई की थी। और ना कि सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़, अगर आप देखें तो साउथ की मूवीज़ भी वहाँ पर काफ़ी सुपर हिट नज़र आती हैं। यहाँ पर जो बड़ी मूवीज़ होती हैं, अगर आप उनके ग्लोबल कलेक्शन में देखें तो यूएस का जो साइज़ है ऑलमोस्ट 30 से लेकर 40% का कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है। लेकिन तेलुगु मूवीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और तेलुगु मूवीज़ के लिए दूसरे सबसे बड़ा मार्केट है। और ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 25 से लेकर 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो मूवीज़ इंडिया में काफ़ी बढ़िया करते हैं वो यूएस में भी बहुत अच्छा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो हाल ही की कुछ फिल्म और उनके कलेक्शंस का डेटा आपके सामने रखता हूँ। बाहुबली 2 इंडिया में बहुत बढ़िया चली थी, लेकिन अगर आप देखें तो यूएस से 200 करोड़ रुपए कमाए थे। कल्कि और पठान 160 करोड़ की कमाई यहाँ पर देखने को मिली थी। RRR और पुष्पा 2 इनमें भी अगर आप देखें तो 130 करोड़ के आसपास के कलेक्शन देखने को मिले। तो इंडियन फिल्मों के हिसाब से अगर आप देखें तो यूएस एक बड़ा मार्केट है और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्लाइट इम्पैक्ट आज आपको PVR पे नजर आएगा। बिल्कुल, सारी बहुत अच्छी एंटरटेनर्स भी थी, है ना? शुक्रिया आशीष। बिल्कुल, बहुत सारी अच्छी एंटरटेनर्स थे और PVR आइनॉक्स देख रही थी मैं, 2.5% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। फटा पोस्टर, निकला टैरिफ। मयूरेश जी, PVR आइनॉक्स गरीबी में आटा गीला वाला सिलसिला हो गया इसके साथ, तो ऑलरेडी पिटा हुआ है। अब ये खबर और 2.5%, क्या किया जाए इस पर? क्या व्यू है आपका फिलहाल इस खबर के बाद स्पेशली? देखिए इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज आई वाज स्पीकिंग टू समबडी हु डज गुड अमाउंट ऑफ वर्क वॉल्ट डिज्नी के लिए एक्सेट्रा।
उनका एक स्टूडियो भी है कनाडा में, अनलिस्टेड प्लेयर है, बट इवन दे आर ट्राइंग टू प्रॉब्ली एनालाइज द इम्प्लीकेशंस। तो जैसे उनको खबर पड़ेगा एंड आई एम इन टच विद देम, एक इस पे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक एक सेंटिमेंटल इफेक्ट जरूर देखा गया है यार ये सारे स्टॉक्स के ऊपर। दूसरा आई थिंक कोर परफॉर्मेंस पीवीआर का, आई थिंक इतनी सारी मूवी रिलीजेस जब हुए हैं, एक या दो मूवीज सिर्फ अच्छे किए हैं बॉक्स ऑफिस में, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो मूवी लगाए बैठे हैं कि आई थिंक बिग स्क्रीन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ लार्ज क्राउड्स थ्रॉन्गिंग टू दोज बिग स्क्रीन्स, शायद वो एक्स फैक्टर मिसिंग है अभी भी, क्योंकि कंटेंट और मूवी क्रिएशन इसमें जो हिट रेशियो है ये शायद अभी भी आई थिंक अप्रोप्रिएटली बैठा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा अर्निंग्स के हिसाब से स्टॉक में नरमी है। सेकंड हाफ में ऑब्वियसली आई थिंक पाइपलाइन काफी तगड़ी है, बट कैसे इसको मोनेटाइजेशन होता है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है, काफी इफ्स एंड बट्स है। ओके, काबा सर लगाएंगे कैसे टैरिफ इस पर, वैसे मूवीज पर? मुझे तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, थिएटर में जो जाएगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म का तो पता नहीं, लेकिन जब थिएटर में जाएगा उनके थिएटर के जो लोकल इंडस्ट्री उसमें तकलीफ आएगी जरूर। मुझे ध्यान है, मैंने एक फिल्म देखी थी उधर 1985 में, स्टैंड बाय मी, थिएटर में, और थिएटर खाली था। और खाली हो जाएगा, महंगा करना पड़ेगा टिकट। हाँ, तो लोगों महंगा को किसी करना को पड़ेगा तकलीफ टिकट। खैर एनीवे, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ कह नहीं रहे, वो कर भी रहे हैं एक्चुअली, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। खैर, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, कल से नई सीरीज़ शुरू हो रही है, और शायद जो स्टॉक्स फ्रीक्वेंटली बैन में आते हैं शायद वो कल से थोड़ा कम हो। कल से मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट यानी MWPL का जो फॉर्मूला है, जिसके बेसिस पर बैन के स्टॉक तय किए जाते हैं कि अगर वो 90% क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, कई बार बहुत डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स में लोग ऑप्शन की पोजीशन बनाते हैं। क्या ये रुकेगा? और इसको समझाने के लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, एक्सप्लेन करिए। हाँ, गुड आफ्टरनून। और देखिए, ये सेबी का डिस्कशन पेपर था काफ़ी समय से, अब ये रूल फाइनली इम्प्लीमेंट होने वाला है, और ये बैन को लेके है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में आप देखते थे कि एक तो जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट थी उसके फॉर्मूले को चेंज कर दिया गया है, और जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं जहां यूजुअली बड़ा वॉल्यूम करके स्टॉक को बैन में डालने की कोशिश की जाती थी, अब ये नहीं होगा। इनफैक्ट सेबी की जो स्टडी है वो ये इंडिकेट करती है कि 90% स्टॉक्स जो पिछले 6-12 महीने में बैन में गए हैं अब बैन में नहीं जाएंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी है शेयरों की बैन में जाने की, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई आपको नज़र पड़ेगी। सबसे पहला जो बदलाव किया है, ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाए। अब इसको फ्री फ्लोट और मार्केट कैप के आधार पे और एवरेज डिलीवरी डेली वॉल्यूम के बेसिस पे किया जाएगा। तो जो शेयर का डेली वॉल्यूम है, जो डिलीवरी होता है, उसको और फ्री फ्लोट को मिला के उसको एक वेटेज दे के मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को तय किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्यूचर और ऑप्शन स्ट्राइक की डेल्टा के हिसाब से भी कैलकुलेशन आपको होता हुआ नज़र पड़ेगा, और जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक के ऑप्शंस हैं इनको वेटेज बहुत ही कम दे दिया जाएगा। इनफैक्ट इनको बहुत सारे केसेस में वेटेज दिया ही नहीं जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ उसको बाय सेल कर देते हैं तो वो एक फैक्टर नहीं रहेगा, जिसके कारण अब स्टॉक बैन में जाने की चेष्टा करेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव आपको आता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो यूजुअली मार्केट ऑपरेटर्स और बहुत HNIs इसको मिसयूज़ करते थे, तो ये मिसयूज़ होना अब बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो OI का मौजूदा फॉर्मूला है उसमें भी जो गड़बड़ी है उसकी आशंका थी, जिसके कारण अब जानबूझ के स्टॉक को वायदे के बैन में डाला जाता था। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में भारी वॉल्यूम करके जो है वहाँ पोजीशन बना के स्टॉक को बैन में डाला जाता था। तो अब क्योंकि डिलीवरी बेस्ड वेटेज होगा, स्टॉक की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फ्री फ्लोट के मुताबिक होगी, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को वेटेज कम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसके चलते अब बैन में जाने के स्टॉक बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपके पास अगर पोजीशन है तो एक्सचेंजेस को भी निर्देश दिया गया है कि वहाँ स्क्वेयरिंग अगर हो तो जो स्क्वेयरिंग है उस पर हेवी पेनल्टीज़ भी लगाई जाएंगी अगर वो गलत तरीके से उसमें पोजीशन ली गई है। तो अगर वायदे मार्केट में अगर स्टॉक बैन में जाता है तो दो बातों का ध्यान रखिए, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस अब यूज़ नहीं हो पाएगा बैन में जाने के लिए, और अगर आप स्टॉक बैन में और उसमें आप पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं तो एक्सचेंजेस रेगुलरली उसको मॉनिटर करेंगी और भारी पेनल्टी के साथ आपको एक बड़ा कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा एक्सचेंजेस को। ओके, चलिए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पर होती हुई। शुक्रिया यतिन। चलिए, 3 PM मार्केट कोई मूव नहीं है 3 PM का, तो अगर आप सोच रहे थे कि आज मंथली एक्सपायरी के दिन कोई मूव आएगा, नहीं, टिपिकल एकदम पूरा एक्सपायरी राइटर्स, ऑप्शन राइटर्स का दिन। ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद मोतीलाल ओसवाल AMC के MD और CEO प्रतीक अग्रवाल जुड़ेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक। मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जुड़े हैं अब हमारे साथ। प्रतीक जी, गुड आफ्टरनून। क्या करें ऐसी मार्केट में? एक साल से मार्केट चलने को तैयार नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मार्केट कोलैप्स कर रही है और कोई आपको बहुत ज़्यादा बार्गेन अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। एज अ फंड मैनेजर आप क्या कर रहे हैं इस मार्केट में? नहीं, हमारी मार्केट जो है वो कभी भी लीनियर नहीं होती। कभी अर्निंग्स मार्केट के आगे हो जाती हैं, कभी मार्केट अर्निंग्स के आगे हो जाती है। अब जरूर ऐसा लग रहा है कि अर्निंग्स मार्केट के आगे हैं, तो मार्केट में एक तरीके से समझें तो एक स्प्रिंग डेवलप हो गई है। हमारी जो मार्केट है वो पिछले एक साल में अमंग्स दी नॉट सो गुड परफॉर्मिंग मार्केट्स रही है दुनिया की, तो रिलेटिव वैल्यूएशंस करेक्ट हो गई हैं। अर्निंग ग्रोथ अगर 7-8% आई है, और अब जो अर्निंग ग्रोथ एस्टीमेट जो पहले डिक्लाइन होते थे हर क्वार्टर के नंबर के साथ, वो अब होना बंद हो गए। तो आगे की आउटलुक अच्छी है, बारिश अच्छी हुई है, जीएसटी कट हुआ है, रेपो रेट कट हुआ है, इन्फ्लेशन डाउन है। अब कल परसों फिर अटकलें लगेंगी कि एक और रेट कट हो। हमें लगता है कि अगले 6 महीनों में शायद 2 और रेट कट आपको मिले। तो ये सारी चीजें जो है इस चीज की संभावना शायद बढ़ाती हैं कि स्प्रिंग रिलीज हो। कब होगी वो शायद सेंटिमेंट पे निर्भर करता है। आज के दिन जो है सेंटिमेंट काफी हद तक, जो बाहर से हर रोज की खबरें आती हैं कि आज इस पे टैरिफ लगा दिया, आज उस पे टैरिफ लगा दिया, उसकी वजह से थोड़ी ज्यादा इम्पैक्टेड है। As we get over it, as we get used to it, शायद it will be taken in the stride. अदरवाइज जो एक चीज हम मिस कर रहे हैं वो ये कि एफपीआई फ्लोज तो नेगेटिव हैं, नेगेटिव शायद रहेंगे। डोमेस्टिक फ्लोज पॉजिटिव हैं, शायद ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, बट साथ में जो हमारा सप्लाई ऑफ पेपर है वो बहुत स्ट्रांग है। तो नेट जब ऐसा सप्लाई ऑफ पेपर स्ट्रांग होता है तो गुड केस में मार्केट कंसोलिडेट ही करता है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद करना गलत होता है। जब एक बारी बड़ी इश्यूज पीछे हो जाती हैं और आगे का जो आईपीओ या फंड रेजिंग कैलेंडर है वो क्या कहते हैं, लेस टैक्सिंग हो जाता है, तभी मार्केट फिर रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। तो वो एक और चीज है जिस पर नजर रखने की जरूरत है। 2-3 हफ्ते और फिर शायद वो भी जो हम्प है वो शायद पीछे चला जाए। अच्छा प्रतीक जी, जो आप बात कर रहे हैं रेट कट की अगले 6 महीने 2, अभी कल पॉलिसी से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? और एक और बात सर, रेट सेंसिटिव्स की श्रेणी में सबसे अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस इस वक्त पीएसयू बैंक्स दे रहे हैं, लीडरशिप एसबीआई के हाथ में है। अभी बैंक्स पे आपका टेक क्या है, एंड मोर स्पेशली दिस प्राइस टच इन पीएसयू बैंक्स, उस पर आपका टेक? हमको लगता है कि जो एक आपने देखा गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स की तरफ से इकोनॉमी को एक हैंड बढ़ाने की जो कोशिश की, वो काफी समय से चल रहा है। बजट में आपने इनकम टैक्स कट किया, जीएसटी कट हुआ, आरबीआई ने 2 रेट कट किए और एक बड़ा रेट कट किया है। अब उसमें अगर हम देखें तो अब ये नहीं मालूम कि कल होगा नहीं होगा, पर उम्मीद है कि ये जो हाथ एक्सटेंड कर रही है गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स, वो शायद जारी रहेगा। एनेबलर्स प्लेस में है, जो पहले आप इन्फ्लेशन सोचते थे आरबीआई की शायद जो टारगेट रेट है वो 4% है, उससे हम काफी नीचे हैं। जीएसटी रेट कट हो गया तो उसका भी असर इन्फ्लेशन पे पड़ेगा और इन्फ्लेशन और नीचे जाएगी। ग्रोथ जो आपने अगस्त में देखी वो घटी हुई थी शायद, जो अनाउंसमेंट हुई थी जीएसटी कट की वजह से, उसकी वो वजह हो सकती है। सितंबर की भी ग्रोथ शायद उसी वजह से कम हो। तो बहुत सारी जो इनेबलर्स हैं जो एक आरबीआई सेंट्रल बैंक देखता है रेट कट के लिए, वो शायद आज के दिन अनुकूल है। रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है, पर और रेट कट के अगर हुआ तो और ज्यादा करेगा, पर ये हमको लगता है एक ऑटोमेटिक सेफ्टी वॉल्व है। अगर बाहर वाले हम पे ड्यूटी बढ़ाते हैं तो मतलब ये उम्मीद होनी चाहिए कि थोड़ी सी करेंसी वीकेंड होगी और वो उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सहारा मिलता है। सो ऑल सेड एंड डन, प्रोबेबिलिटी रेट कट की अच्छी मानी जानी चाहिए।
Let me put it this way. Now, rate cuts are good for stuff that you borrow to buy. तो आप गाड़ियां खरीदते हो, आप घर खरीदते हो, इन सब के लिए शायद ऑन दी मार्जिन बेहतर होता है। बैंकों के लिए उतना बेहतर नहीं होता, क्योंकि बैंक्स में क्या होता है, रेट ट्रांसमिशन कई जगह ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे कि घरों की रेट एक साथ कम हो जाएगी अगर आरबीआई ने रेट काट दिया तो, जबकि डिपॉजिट रेट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कटते हैं, और जब भी रेट कट होता है तो बैंकों की यील्ड्स में, निम्स में थोड़ा सा कंप्रेशन देखने को मिलता है। तो रेट के साथ आप बैंक्स को ना जोड़ें। टिपिकली रेट कट्स आर नॉट गुड फॉर सस्टेन्ड प्रॉफिट्स ऑफ बैंक। एक बार ही आपका ट्रेजरी का प्रॉफिट आ सकता है, बट नॉट फॉर सस्टेन्ड प्रॉफिट ऑफ बैंक्स। ट्रेजरी का प्रॉफिट भी जो है वो देखना पड़ता है कि बॉन्ड यील्ड्स घटी कि नहीं घटी। पिछले रेट कट के बाद एक्चुअली बॉन्ड यील्ड्स नहीं घटी हैं, तो वहां से भी उम्मीद ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। सो रेट कट से आप जो सामान बोरो करके खरीदते हो उसमें पॉजिटिविटी का ध्यान होना चाहिए, रादर देन दी बैंक्स। एनबीएफसीज का पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि एनबीएफसीज का ट्रांसमिशन मतलब देयर बोरोइंग कॉस्ट फ्रॉम द बैंक्स इमीडिएटली घट जाता है, जबकि ऑन द लेंडिंग साइड एक्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस गाइस, जो लोग टू व्हीलर करते हैं, जो लोग बाकी लोन करते हैं जहाँ पे फिक्स्ड कैरेक्टर होता है, उसमें ट्रांसमिशन में टाइम लगता है, और कुछ समय तक उनकी रिजल्ट्स में आपको थोड़ा सा निम एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ओके प्रतीक जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। थोड़ा आप सेक्टर स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चंस करना चाहूँगी। सर, हालांकि आप मार्केट को लेकर ऑप्टिमिस्टिक ही हैं, लेकिन जिस तरीके से गिरावट हमें देखने को मिली भारतीय बाजार में, ऐसे मूड मॉल में कौन सा थीम, या अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए, अपने आपने फंड में शामिल किया है? नहीं, देखिए, आप समझिए हम कौन है। हम समझते हैं कि हम भारत देश के एक मात्र ग्रोथ इन अर्निंग फोकस्ड इन्वेस्टर हैं, और इंडेक्स की ग्रोथ से एक दर्जा ग्रोथ ज्यादा चाहते हैं, एक पीरियड की नहीं, कई पीरियड्स की। क्योंकि अब ऐसी ग्रोथ कहाँ मिलेगी? जिन भी स्पेसेस में मिलेगी, चाहे वो रिन्यूएबल हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ एनबीएफसीज देंगे, टैक्टिकल हो सकते हैं, शायद 2 साल के लिए दें। ये डिफेंस हो सकता है। ये सारी स्पेसेस आप देखोगे हमारे पोर्टफोलियोज में अच्छे से रिप्रेजेंटेड है। फार्मास्यूटिकल्स में GLP-1 बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। ये सारी स्पेसेस हमारे पोर्टफोलियोज में अच्छे से रिप्रेजेंटेड हैं। इनफैक्ट अगर आप फ्लिप साइड सोचो, तो इंडेक्स के अंदर ऐसी कोई भी स्पेस नहीं है जो वो दे पाए जो हम चाहते हैं। इंडेक्स से एक दर्जा ज्यादा ग्रोथ सस्टेनिंग फॉर सेवरल इयर्स। तो अगर आप हमारे पोर्टफोलियो देखोगे, पूरे हाउस के कोई भी पोर्टफोलियो आप देखोगे, उसमें इंडेक्स की साथ ओवरलैप बहुत कम मिलेगी। हमारे कंस्ट्रक्ट्स आर हेंस वेरी फार अवे फ्रॉम इंडेक्स। सो यस, आपको समझना चाहिए कि हमारा कंस्ट्रक्ट जो एक नॉर्मल सोच है, जितना ज्यादा ट्रैकिंग एरर होगा उतना ज्यादा रिस्की माना जाएगा। पर मेथड इन मैडनेस इज कि वी बिल्ड सम ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ इन अर्निंग्स पोर्टफोलियो। तो अगर आप मानते हो कि ओवर टाइम मार्केट्स फॉलो अर्निंग्स ग्रोथ, तो हमारे पोर्टफोलियो जरूर देखो, तो मे बी द रिस्क टेकन विल पे फॉर इटसेल्फ। अच्छा, एक स्पेस जहां सब बहुत ज़्यादा दिक्कत है पिछले कुछ दिनों में, वो है आईटी। अब आईटी को लेकर आप क्या व्यू रख रहे हैं? खासतौर से लार्ज कैप आईटी, टीसीएस रोज 52 वीक लो लगा रहा है। 2-3 चीजें हैं जो यूएस में हो रहा है, वो हमको लगता है आईटी के लिए काफी पॉजिटिव है। यूएस की कंपनी के लिए सबसे बड़ी कस्टमर है। अगर आप सोचो, अगर हमारे देश में ड्यूटीज बढ़े फॉर इम्पोर्टेड स्टफ, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, ही विल फील मोर कॉन्फिडेंट, राइट? Same is the case today with US companies. Most US companies today would be feeling very confident. हमारे जो आईटी कंपनीज का सबसे बड़ा वो है, वो BFSI है। अगर कॉर्पोरेट अमेरिका फील्स गुड, तो BFSI will also feel good. तो ये जो भी कुछ हो रहा है, वो आईटी के लिए टेलविंड है।
इंक्रीमेंटली टेलविंड है। पर इसके साथ और भी कई सारी चीजें हुई हैं। तो जैसे कि आज के दिन अगर आप एक बजट बनाते हो और बजट में एक एक्सपेंस आईटी के लिए रखते हो, उसका बड़ा पार्ट आज के दिन एआई में जा रहा है और एआई में डेवलपमेंट की तरफ बाद में जाएगा, शायद चिप्स वगैरह में पहले जा रहा है। तो अगर आप NVIDIA का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखो इन इन रेवेन्यूज, तो वो एक्चुअली कंपनियों के आईटी बजट में से जा रहा है। फिर जो बचता है उसमें से आपको बिल्ड करना है कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज डेवलपमेंट जो कि इंडियन आईटी करती है, उस पे कितना खर्चा होगा, उससे हमारे लोगों को ग्रोथ मिलेगी। तो जब तक ये दौर चलेगा तब तक एक तो ग्रोथ की जो अपेक्षा इंडियन आईटी कंपनी से करनी चाहिए, स्पेशली जो बड़ी वाली हैं, वहां पे मेरे ख्याल से सब 10 का ही नंबर रहने वाला है। छोटी आईटी कंपनियां जो कि कुछ स्पेसेस में फोकस्ड हैं, ट्रैवल टूरिज्म, गाड़ियों के ऑटोमेशन, मेकिंग द नेट सेफर काइंड ऑफ स्टफ, वहां पे ग्रोथ ज्यादा आ सकती है। सो ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर्स को वहां देखना चाहिए। वैल्यू वाले देखें लार्जर कैप कंपनीज को, वहां पे शायद कहीं कहीं ओवर टाइम वैल्यू अपीयर हो जाए। ओके प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, और पूरे CNBC आवास परिवार की तरफ से आपको दशहरे की, नवमी की अग्रिम शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, स्क्रीन पे इंडिसेस लेके आइएगा। इट्स 24605 और बैंक निफ्टी सिंक तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 54,600। अनुज, मोर और लेस आप डे लो पे क्लोज हो रहे हैं, आप सुबह के स्विंग लोज को रिविजिट कर रहे हैं, बट एक्सपायरी डे शांत गुजर गया। कल के लिए क्या अप्रोच रखें अनुज? बिल्कुल, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी बात करके कोई मतलब नहीं है बिरू, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक आप कैरी कर सकते हैं अगर चाहें तो, जहां स्ट्रेंथ है, जैसे कि PSU बैंक्स, आई थिंक PSU बैंक्स में कैरी कर सकते हैं। आई थिंक मेटल्स एक और स्पेस है जहां पर आप चाहें तो पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस एक और स्पेस है जहां पर सेलेक्टिवली आप पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा और कहीं नहीं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी कोई ट्रेड नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कल वैसे भी पॉलिसी है, पॉलिसी के बाद एक व्यू लेंगे, तब तक अवॉइड करें। वैसे भी देख ही रहे हैं आप स्क्रीन पे, मतलब ऐसा कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा अगर आप पोजीशन नहीं कैरी करेंगे तो। कल सुबह मार्केट खुले, उसके बाद आप आराम से अपना एक व्यू लीजिए। चलिए यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जो एक्सपायरी लेड प्रेशर है या FIL सेलिंग लेड प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है डीलिंग रूम्स को। बहरहाल दो स्टॉक्स जहां वो पोजीशंस सिलेक्टिवली बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले है वोल्टास, जहां डीलर्स को लगता है कि स्टॉक में फर्दर डाउनसाइड रह सकता है। काफ़ी सारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स आज जम के काउंटर में बिकवाली कर रहे हैं। इनफैक्ट डीलर्स की अगर आप माने तो उनको लगता है कि 1325 तक के लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अक्टूबर फ्यूचर्स के लिए। तो यहाँ डीलर्स शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। हालांकि मेटल शेयर्स में फिर से एक बार आज बाइंग देखने को मिल रही है, जहाँ सेल डीलर्स का फेवरेट काउंटर है। डीलर्स को लगता है यहाँ BTST का ट्रेड लिया जा सकता है 136 तक के शुरुआती टारगेट्स के लिए। तो मेटल्स में सेल जो है डीलर्स को पसंद आ रहा है। ओके, वोल्टास में बिकवाली की राय, सेल्स में खरीदारी की राय, ये है डीलर्स की चॉइस। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स भी ले लेते हैं। सचिन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, किस ओर झुकाव है आपका, क्या कैरी करें कल के लिए? श्रेया, यहाँ पर फोकस थोड़ा सा मेरा शॉर्ट्स पे है। मुझे लग रहा है यहाँ पर भारतीय एयरटेल में भी एक क्लासिक ब्रेकडाउन हुआ है। आज की फॉलो थ्रू एक्शन में भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ही ऐड हुए हैं। एंड जिस तरीके से डेटा फिलहाल शेप अप हुआ है, मुझे लग रहा है इमीडिएट जो सपोर्ट है 1870 के आसपास का, वो पर्टिकुलर सपोर्ट भी एट थ्रेट है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी अक्टूबर के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1902 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1870 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1855 का। फ्रेश शॉर्ट ऐड करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में। भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में शॉर्ट करने की सलाह होगी सचिन जी की तरफ से। गावा सर, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? आई थिंक जिंदल स्टील मेटल स्पेस में शायद एक अपमूव मिले, यहाँ पर ट्रेड करें 1063 जिंदल स्टील। आई थिंक टॉप लगाएंगे करीब 1060 का, 3-4 रुपए का, ज्यादा नहीं है। अपसाइड टारगेट 1080 जिंदल स्टील, सेफ बेट यहीं पर लगता है। ओके, जिंदल स्टील आपका एक कॉल है इस वक्त बाय, और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्टैट्स हैं। मानस, आपका ट्रेड? देखिए हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और आई थिंक तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो अक्टूबर मंथ का फ्यूचर लेंगे। 5438 के आसपास ट्रेड हो रहा है।
53.99 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेंगे और 55.50 के टारगेट सेट। ओके, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से, तो 1 सेल 2 बाई की आई अभी तक। बताइए कविता जी, आप क्या कैरी करेंगी? श्रेया, पीएसयू बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा को आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ है काउंटर में और अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस को आज इसने ब्रेकआउट भी दिया है। सो आई बिलीव 258 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है विद स्टॉप लॉस ऑफ 254 फॉर द प्राइस मूव ऑफ 265 वन कैन गो लॉन्ग ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, हमें जी बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? जी अनुज जी, मैं नाल्को कैरी करूंगा। काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज आया है 10 और 20 डेमा से। नाल्को ने आज एक पुल बैक जनरेट किया है, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स पे ये पुल बैक है और ऑलमोस्ट ऑफ डेज हाई पे है, तो इसे बाय करें। ये मोमेंटम कल के सत्र में कैरी होने का अच्छी प्रोबेबिलिटी है। 211 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 220 के। ओके नाल्को, आपका ट्रेड। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी देखिए, आज सुबह का हमारा फर्स्ट ट्रेड 8 AM का भी कैनरा बैंक था और आज हमारा लास्ट ट्रेड भी कैनरा बैंक रहेगा। इसका चार्ट ऐसा है कि अगर इसको 1-2 हफ्ते के लिए ध्यान में रख ले तो और कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी, मिलती रहेगी। तो कैनरा बैंक के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग साइड के लिए प्ले करते रहेंगे। ये जब तक बीटीएसटी के हिसाब से अगर 123 होल्ड कर जाएगा अक्टूबर फ्यूचर्स पे, तो अपसाइड पे यहाँ पे 126 एंड 27 के टारगेट्स बना के चल सकते हैं। दिस इज फ्रॉम अ 1 to 2 days ऑफ पर्सपेक्टिव। ओके, कैनरा बैंक 102 दिन के लिहाज से रचना जी को अच्छा लग रहा है, टारगेट्स दिए गए हैं। तो ये हो गए बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स। वोल्टास पर डीलर्स बिकवाली की राय दे रहे थे, अभी यतिन जी ने थोड़ी देर पहले बताया। एक बार इनफैक्ट आप ब्लू स्टार देखिए, डेज लो पर क्लोज होने की तैयारी, एक शार्प यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही, 1% ज़्यादा की गिरावट ब्लू स्टार। इसके अलावा आप हैवल्स भी रखिए स्क्रीन पर, वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। कविता जी, ब्लू स्टार पे भी क्या शॉर्ट साइड के ट्रेड दिख रहे हैं क्या? वोल्टास पे बिकवाली की राय, ब्लू स्टार? श्रेया, ब्लू स्टार अभी एज ऑफ नाउ अपने 10 वेमा को होल्ड किए हुए हैं। मुझे लग रहा है वंस ये 1860 के लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, देन इसमें शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। देन इन दैट कंडीशन 1820-1800 के लेवल की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 1860 के नीचे अगर जाए तो शॉर्ट्स पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए एंड इन दैट सिनेरियो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1895 का। ओके, ब्लू स्टार सभी में काफ़ी गिरावट आ रही है। चलिए अब एक काम करते हैं, बीरू के पास चलते हैं और आज मार्केट ब्रेथ कैसी रही वो समझ लेते हैं। बीरू, समझाइए जरा आज की मार्केट ब्रेथ। आज बचा के ले गए आपको मेटल्स और अनुज बैंक्स, अदरवाइज ये ब्रेथ थोड़ी सी कमज़ोर होती क्योंकि झुकाव आज था। शॉर्ट लगभग 56 पे और लॉन्ग अनवाइंड यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी थी। लॉन्ग्स कम विजिबल थे, चुनिंदा स्टॉक्स में लॉन्ग्स विजिबल थे, याद रखिएगा। 65 में शॉर्ट कवरिंग। आइए देखते हैं लॉन्ग्स कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ। और देखिए इसमें सबसे ऊपर आपको जो नज़र आएगा ना वो थे मेटल्स। लुक एट JSW स्टील, JSPL। बाकी देखिए सोना BLW जो है ना वो इट्स नॉट ए स्ट्रेंथ, इट्स जस्ट ए रिवर्सल। बाकी चोला में अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी और BHL मिडवे इंटरमीडिएट ट्रेंड था, याद रखिएगा इसका। आगे आइए अगली स्लाइड पे, शॉर्ट कवरिंग। इंडियन बैंक ऑल टाइम हाई, नाल्को स्ट्रॉन्ग मूव, सम्मान कैपिटल आई थिंक इसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक और इस हफ्ते भी, तो वो उसको कैरी करता हुआ। बाकी बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, ये है सबसे स्ट्रॉन्ग स्लाइड अगर आप पूछे ना मुझसे स्टैट्स के मुताबिक, सबसे स्ट्रॉन्ग स्लाइड। बाकी KPIT में कोलैप्स था, डिक्सन कंप्लीट कोलैप्स, HFCL, MCX, इवन कमिंस ने आज शॉर्ट साइड पे काफ़ी पार्टिसिपेट किया। आज सुबह से मैं देख भी रहा था लेकिन मैं बात नहीं कर पाया इस पर, बट यस इसमें भी आज 20 डे में वायलेट हुआ। बाकी पतंजलि फूड्स, BSC, वोल्टास की बात अभी श्रेया ने की भी, सोलार इंडस्ट्रीज कोलैप्स हुआ और लोना डेवलपर्स ये भी कोलैप्स हुआ। आज कमिंस इंडिया पे बात कर लेते हैं एक बार, जरा प्लीज़ लिखाइएगा स्क्रीन पे कमिंस डे लो पर, और नॉट एग्जैक्टली डे लो पर लेकिन कैंडल काफ़ी ख़राब क्रिएट हुई है यहाँ पर। सचिन, कमिंस पे आपका टेक क्या है? अच्छा सचिन है नहीं अभी, इस पर टेक लेते हैं कविता जी का। कविता जी 3923, इसमें भी रेंज ब्रीच हुई, आपका टेक क्या कहता है इस पर अभी? 3928 यहाँ रेंज जरूर ब्रीच हुआ है। इवन फर्दर अगर आप देखें ABB में भी शॉर्ट्स बने। डाउनसाइड मुझे लगता है 3830 तक के लेवल की तरफ ये काउंटर नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है।
अंटिल काउंटर 3970 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ वीकनेस रह सकती है। कमेंट्स यहाँ पे वीकनेस रह सकती है और डाउन साइड पोटेंशियल दिख रहा है फिलहाल 1.5% की करीब गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी। एक बार रखिए स्क्रीन पर वीरेंद्र जी को और अनुज जी को, दोनों की टाई देखें आप एक बार। क्या मैचिंग टाई। अनुज को भी रखिए स्क्रीन पर। ये आप दोनों ने डिस्कस करके पहना था क्या? अरे मैं नहीं, बताऊं क्या है ना, वो क्या कलर बोला था आपने, फूशिया पिंक है ना। तो वार्डरोब में ले दे के एक ही थी, तो मैं तो यहाँ मुंबई में, वीरू का मुझे पता नहीं, वीरू ने तो मुझसे पहले ही सुबह पहन ली थी, तो आई थिंक वीरू ने भी यही कुछ सोचा होगा। नहीं, एक तो जो ये श्रेया ने कल लिखा था ना, उसके बाद मेरे को लग रहा, मैंने कि इन्होंने समझ क्या रखा है, हमारे कोई घर में कोई कट पीस हाउस तो है नहीं, पर फिर भी हमने मशक्क़त करी। मैंने रात को मैसेज डाला, तो मेरी ये ना टेबल पे पड़ी हुई थी सुबह श्रेया, पर जब अनुज ने पहनी ना सुबह 8 बजे, तो मैं बैठा हुआ था यहीं पर ही, जब मैं फ्रेम देख रहा था, फिर मुझे लगा कि मुझे एक बार दूसरी टाई पहननी पड़ेगी, लेकिन फिर देखा मैंने कि नहीं, मेरा थोड़ा ना काला शेड है, बट मोर और लेस इंप्रेशन अगर कोई दूर से देखे ना तो एक जैसा मिल रहा है, क्यों अनुज, है ना? पैटर्न सेम है, तभी मैंने देखा। हाँ, कलर थोड़ा सा ये हैवी, थोड़ा सा विचित्र है ना, तो इसके लिए हाँ बिल्कुल। खैर एनीवे, कल का कलर क्या होगा मार्केट के लिए ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आज कल है क्या वैसे? कल कलर कौन सा है? कल पर्पलिश है, थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर भी हम पर्पल थीम लेके चल रहे हैं। कल पर्पल टाई पहनिएगा सर आप। नहीं, कल हम दशहरे की थीम में होंगे, तो कल तो एथनिक थीम होगा, पर्पल कोट। कल हम दशहरे के मूड में होंगे, तो एकदम ब्राइट करेंगे कल, है ना। थोड़ा सा मार्केट को भी ब्राइटन अप करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा कुछ येलो कुछ टाइप का पहनेंगे, थोड़ा सा मार्केट में एक अच्छा ब्राइटनेस आए। चलिए, और कहाँ पर नज़र है इस समय मार्केट में? आज एक अच्छी चीज़ हुई है, लेकिन वैसे वो ये है कि आज बैंक निफ्टी बहुत दिनों के बाद एक अच्छी क्लोज दे रहा है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट आज की क्लोज जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद एक अच्छी क्लोज आ रही है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में हालांकि 8 दिन हो गए लोअर हाई के मेरे ख्याल से, लेकिन आज बैंक निफ्टी में शायद कल का लो बचा होगा। आई थिंक या आज बैंक निफ्टी रेड में आया ही नहीं है पूरे दिन, तो इन दैट सेंस आज बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा दिन है। और एक तो स्टॉक्स देखते हैं जिन्होंने थोड़ी सी हेल्प की है। ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट तो HDFC बैंक ही है, लेकिन फेडरल बैंक देखते हैं भाई। वो फेडरल बैंक का इंट्राडे चार्ट देखिए, फेडरल बैंक ये एक अच्छे मूव्स के साथ बंद हो रहा है। अच्छा, एक और स्टॉक मेरे रेडार पर था, ओनो मिंडा। मेरे प्रोड्यूसर जी ने अभी बताया कि 97% रोल ओवर के साथ ये घर जा रहा है, और भले ही ये स्पेस में थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन ओनो मिंडा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और ये देखिए, ओनो मिंडा 1300 के ऊपर बंद हो रहा है। ये दो चार्ट चेक अमित जी, दोनों स्टॉक्स देखिए आप, फेडरल बैंक और ओनो मिंडा, और अगर कमेंट करना चाहें तो इन दो में से किसी पर। जी अनुज जी, अगर दोनों देखें तो एक में तो काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ, दैट इज ओनो मिंडा 10 और 20 डरमा से काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं और लोअर शैडो यहाँ पे है, और इसने अपना 10 डमा रिगेन किया है। तो जब तक 1285 इंटैक्ट है, आई थिंक 1340 तक के लेवल्स पॉसिबल है। और रही बात फेडरल बैंक की, इसे ट्रेड ऑफ रिवर्सल हम कहेंगे। ऑल्दो स्टॉक 200 डमा के नीचे है, बट एक वीकली सपोर्ट से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, तो ज्यादा नहीं, एक 190 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, एंड फॉर वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट्स ऑफ 197 टू 198। जी हाँ, फेडरल बैंक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। और एक बार इसका डेली चार्ट देखें अगर, हाँ ये देखिए 193.7 पे अच्छा मूव यहाँ पे है। और जरा प्लीज़ एक बार मुथूट और मन्नापुरम भी रखेंगे एक बार प्लीज़, और साथ में गोल्ड भी रखिएगा। देखते हैं फाइनली ट्रैजेक्टरी उनकी क्या है, गोल्ड फाइनेंस कंपनियों की। इट्स निफ्टी 24615 एक बार रखिएगा। मुथूट खुला बहुत स्ट्रॉन्ग, 3118 का हाई लगाया, थोड़ा सा अगर आप देखें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे, बाकी मन्नापुरम उतना स्ट्रॉन्ग था भी नहीं। और एक बार जरा जाते जाते जरा गोल्ड की ट्रैजेक्टरी दिखाइएगा, हम किस ट्रैजेक्टरी में जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड MCX 1,14,780, यानी इंट्राडे में कितना बड़ा रिवर्सल है। मैंने फ्यूचर्स का टिक देखा था 1,17,400 का मेरे ख्याल से इंट्राडे हाई, तो अब इट्स 114,780, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर है। ये कारण है कि अगर आप देखें इनमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। बट अल्ट्राटेक सीमेंट वो शेयर ने स्पॉट भी किया था, ये प्रकाश ने पिक भी किया। अल्ट्राटेक सीमेंट एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, और मेरे ख्याल से अभी मेरी वाई शीट पे आया, अब ये एक 100 डेमा के ऊपर जाके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। इट्स अ क्लोज अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। 1 2 3 4 5 दिन के एक्सटेंडेड सेल ऑफ के बाद, याद रखिएगा 5 दिन ताबड़तोड़ तरीके से गिरा। और जहाँ तक
एक इंडेक्स का सवाल है निफ्टी आईटी, याद रखिएगा क्लोज 33,652। इससे पहले कि मैं बिग बॉल पे जाऊं, याद रखिएगा निफ्टी आईटी का ये क्लोज 25 अप्रैल 2025 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रिजरी में। अप्रैल से अगर आप पीछे देखें तो उसका लो था करीब करीब 30,834, वहाँ से तो अभी 10% ऊपर है, बट इस फेज के सबसे लोवेस्ट ट्रिजरी पे। और जो स्टॉक सबसे बड़ी आईटी में शॉर्टिंग कैरी कर रहे हैं, दैट्स केपीआईटी, आपकी स्क्रीन पे आएगा टुवर्ड्स डे लो, सबसे बड़ा शॉर्ट कैरी कर रहा है। उसके बाद लेके आइए आप मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट, सबसे बड़ा शॉर्ट ये भी कैरी करता हुआ। देखिए कोफोज पे आज ब्रोकरेज रिपोर्ट थी तो थोड़ा चल गया, थोड़ा रिवर्सल ले लिया। बाकी अगर आप देखें तो परसिस्टेंट भी कोलैप्स हुआ एट 4814, ये भी डेलो पर, ये भी अप्रैल के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे। और लार्ज कैप आईटी में जो मेरे स्क्रीन पे इस वक्त शॉर्टिंग हो रही है उसका सामना करता हुआ टेक महिंद्रा, इट्स 1398, ये भी अप्रैल 2025 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में। ह्यूज अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉल राइटिंग है, फ्यूचर्स में शॉर्ट्स है और पुट्स में एग्जिट होते हुए। और टुवर्ड्स क्लोज एक स्टॉक जो है वो अच्छा दिखाता हूँ आपको मैं मेरे स्क्रीन पे, नायका एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। और यस 230.88 टुवर्ड्स डे नायका क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। अच्छा मूव आया यहाँ पे 50 डे से। चलते हैं अनुज के पास बड़ी वॉल पे इस क्लोजिंग को देखने के लिए। अनुज ओवर टू यू। ओके चलिए, बिल्कुल शुक्रिया वीरू। और मार्केट में एक सीरीज़ ख़त्म हुई। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं मैं आपको इस मंथ के बारे में। तो मंथ टू डेट हम पिछले 1-2 हफ्ते के डिक्लाइन के बावजूद गेंस के साथ बंद हो रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जो फर्स्ट हाफ था वो काफ़ी शानदार था एक्चुअली फर्स्ट हाफ। और उस हिसाब से और एक और क्यूरियस चीज़ हुई थी, पिछले महीने एक्सपायरी 28 अगस्त को थी, है ना, 28 अगस्त को एक्सपायरी थी, और क्योंकि वो थर्सडे को थी। और उस दिन हम निफ्टी पर बंद हुए थे करीब 24,500 पर। आज हम बंद हुए हैं करीब 24,624 पर। तो टेक्निकली सीरीज़ टू सीरीज़ हम गेन के साथ बंद हो रहे हैं, भले ही पिछले 8-9 दिनों ने वो पूरा का पूरा गेंस जो है उसको कम्प्लीटली कोलैप्स कर दिया, लेकिन फिर भी सीरीज़ जो है वो गेन के साथ बंद हो रही है। चलिए देखते हैं निफ्टी स्क्रीन पर 10 पॉइंट नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी आज का स्टार था 200 पॉइंट ऊपर। कुछ देर में सबसे बड़ा स्टार देखेंगे इसके अंदर जो पीएसयू बैंक था। निफ्टी आईटी करीब फ्लैट ही था। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ भी कुछ मूव्स नहीं आया, लेकिन यहाँ टुवर्ड्स द एंड थोड़ी रिकवरी जरूर आई। आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप और एडवांस डिक्लाइन में देखिए टुवर्ड्स द एंड अच्छी रिकवरी आई यहाँ पर। और आधे घंटे का सेशन और होता तो शायद ये इवन भी हो जाता मामला। अब आ रहे हैं सेक्टोरल गेनर्स पर। इसमें सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा पीएसयू बैंक इंडेक्स, क्लियरली आज का स्टार। आज 2 स्टार थे एक्चुअली, पीएसयू बैंक करीब 2% ऊपर और नंबर 2 पे निफ्टी मेटल आपका। तो ये क्लियरली 2 स्टैंड आउट परफॉर्मर्स थे। उसके अलावा ऑटोज़ में थोड़ी सी रैली थी, 0.5% की। निफ्टी बैंक चला, निफ्टी डिफेंस और निफ्टी फाइनेंशियल्स, यहाँ पर भी थोड़ी सी बाइंग थी। लूजर्स पर आते हैं। आज सेक्टोरल लूजर्स में सबसे ऊपर कैपिटल मार्केट करीब 1.25% नीचे था। रियल एस्टेट यहाँ पर हल्की सी डिक्लाइन थी और बाकी सब सेक्टर्स थोड़े से रेड में बंद हुए। निफ्टी चलिए गेनर से शुरुआत कर लेते हैं। वैसे तो माइनर रेड में था, लेकिन फिर भी गेनर से शुरुआत करेंगे। सबसे ऊपर हीरो मोटोकॉर्प 3.25% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.25% ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट में अच्छी रैली रही, अदानी पोर्ट्स अच्छा चला। उसके अलावा इंडसइंड बैंक और टाटा मोटर्स यहाँ पर भी ठीक ठाक आपको रैली देखने को मिली। लूजर्स पर आ जाते हैं फटाफट। आईटीसी ने लीड किया, उसके अलावा बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल जहाँ पिछले कुछ दिनों में थोड़ा ब्रेकडाउन आया है, डॉक्टर रेड्डीज, ट्रेंड और टेक महिंद्रा। जी तो ये आज का क्लोज है। बहुत शांत रही एक्सपायरी और ठीक अगर आप देखें ऑप्शन सेटअप के मुताबिक बिल्कुल बीचों बीच। अब एक दिन की छुट्टी से पहले कल का एक दिन का सेशन है और गुरुवार की छुट्टी है दशहरे के उपलक्ष्य में। और कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।